हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये 17 जुलाई से शुरू होने वाले अतुल्य मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स के ऊपर आधारित है। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये पूरे का पूरा जो कोर्स है ये किस तरह से रन होगा, किस तरह से आप सब लोगों की रियलिटी में वैल्यू एडिशन करवाई जाएगी, कैसे हम लोग कम समय में इफेक्टिव तरह से मेंस एग्जामिनेशन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जितने भी टीचर्स आपको इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, देखिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो काफी समय से, जब एज ए स्टूडेंट हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने सब सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है और उनमें डिसेंट परफॉर्मेंस देनी होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर कोई टीचर का रोल परफॉर्म कर रहा है तो वो अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर काफी समय लगाता है। यही कारण है कि जिन टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, ये टीचर्स काफी समय से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा जो है वो आप लोगों को इस कोर्स में गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से आपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है और किस तरह से उस अप्रोच के साथ ये स्पेसिफिक कोर्स सिंक्रोनाइज किया गया है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि उनका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनमें अगर किसी ने स्कोर मैक्सिमाइज करना है, मतलब आप इस स्पेसिफिक वीडियो को ऐसे मत लीजिए कि ये कोर्स स्पेसिफिक वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हर एक सब्जेक्ट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है मेंस आंसर राइटिंग में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट जो अगर हम लोग ऐड करें तो हमारी स्कोर इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कारण है ये स्पेसिफिक वीडियो जो है वो कोर्स तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन जर्नल भी आप लोगों की मदद कर सकता है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक कोर्स की, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आसान भाषा में एक रेफरेंस दे देता हूं और उसके साथ साथ पुराने समय से ये कोर्स कैसे डिफरेंट होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जब हम लोग हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, तो उस स्पेसिफिक समय में हम सब लोगों का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि जो रेलेवेंट कंटेंट है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको गैदर करना। ये पहला कदम है। और जब हम लोग रेलेवेंट कंटेंट की बात करते हैं तो वो काफी हद तक रिकमेंडेड बुक्स और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज के ऊपर आधारित होता है। सेकंड स्टेप हमारा है कि जो हमने रेलेवेंट कंटेंट जो है वो गैदर किया, उसकी रेलेवेंस कितनी है, तो उसकी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट के लिए आप सब लोग जो टेस्ट सीरीज वगैरह के जरिए चेक करते हो कि आप लोगों की जो तैयारी है, आप लोगों का जो कंटेंट है वो कितना रिलेवेंट है और क्या उसमें किसी स्पेसिफिक तरह का लूप होल है, क्या उसमें कुछ और इजाफा करने की आवश्यकता है या नहीं है। और फिर इसी बेसिस के ऊपर हम लोग हमारा जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसी असेसमेंट के बेसिस के ऊपर हम अपना जो कंटेंट है उसको इंप्रूव करते हैं और फिर असेसमेंट करते हैं। और इस तरह से साइकिल जो है वो चलती रहती है। और आप ऐसा समझिए कि ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये तभी खत्म होती है या तो आप तैयारी छोड़ देते हो या तो आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो। और एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म हो भी नहीं सकती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 2022, 23, 24 में प्रिपरेशन की है, तो 25, 26, 27, 28 में अगर वो एक एग्जाम में अपीयर हो रहा है तो उसकी प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस होने की संभावना है, जो हम लोग हर साल देख रहे हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। तो यही कारण है ये जो अपडेशन है, कंटेंट अपडेशन है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और इसी के लिए जो है वो हम सब लोगों के द्वारा, या हम सब लोग स्पेसिफिकली सिविल स्टैप के द्वारा एक वैल्यू एडिशन कोर्स जो है वो हर साल रन किया जाता है। और वैल्यू एडिशन कोर्स को चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं, जो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज को जो वो क्रॉस कर चुके हैं, क्लियर, उनका रिजल्ट मे भी पॉजिटिव हो सकता है, मे भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, उन सब लोगों को जो है वो मेंस रेलेवेंट कंटेंट जो है उनके साथ शेयर करना इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। वैल्यू एडिशन में सबसे पहले कि जो मेंस एग्जाम है उसको मैनेज किस तरह से करना है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको एनहांस किस तरह से करना है, कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके साथ जस्टिस किस तरह से करना है, क्लियर, किस तरह से जो है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्योंकि बहुत बार रहता है कि नॉलेज तो हम लोगों के पास है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को एक स्पेसिफिक स्पेस दिया जाता है, उसी के अंदर हम लोगों ने अपने आंसर लिखने हैं। तो यही कारण है मैनेजमेंट जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लियर। और टाइम हमारे पास कम रहता है, 20 क्वेश्चन हमने लिखने हैं 3 घंटे के अंदर अंदर। तो काफी बार स्टूडेंट्स जो उसमें भी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो यही कारण है कि वैल्यू एडिशन के जरिए कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट कंटेंट पहले ही अगर आप लोगों के पास हो। देखिए,
100% ये गेस करना कि क्या पेपर में आएगा ये तो बहुत मुश्किल रहता है, तो ये तो हम लोग कभी भी नहीं करते यार, शायद ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बार हम लोग देखते हैं कि काफी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो रिपीट होते हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज है या वो कहीं टेस्ट सीरीज में पड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कहानी यही है कि अगर उसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपके पास जहां पे इंट्रोडक्शन बनी होगी, आपके पास उससे रिलेटेड वैल्यू एडेड कंटेंट होगा। वैल्यू एडेड कंटेंट का मतलब क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कमीशन है, कमिटीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, केसेस हैं, उनसे संबंधित जानकारी अगर आपके पास हो तो आप उससे अपना जो आंसर है उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो वैल्यू एडिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है, और यही कारण है वैल्यू एडिशन में हमेशा हम लोग कोशिश ये करते थे कि थोड़ा सा जो है वो आपकी बाउंड्रीज को पुश किया जाए, कभी कभी ज्यादा भी उन बाउंड्रीज को पुश कर दिया जाता था। इस बार जो है वो आपको दोनों तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। दोनों तरह से चीजें देखने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहां पे आप लोग जो है वो बिल्कुल आसान सवाल भी देखोगे, जिसके लिए जो हम लोगों ने एक बेसिक बुक तैयार की हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, और उसके साथ साथ आप मिडिल लेवल क्वेश्चंस भी देखोगे, आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी देखोगे। तो तीनों लेयर्स में जो आप सब लोगों के पास जो है वो स्पेसिफिक जो अतुल्य कोर्स है इसमें आप लोगों को जो है वो जानकारी हमारे द्वारा साझा की जाएगी। क्लियर? और उसके साथ साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अलग अलग टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में भी आप सब लोगों के साथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक ओरिएंटेशन रखेंगे कि कैसे जो है वो अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। क्लियर? तो देखिए, तो जब हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने 2024 स्टूडेंट्स की बात करी, तो जितने भी सिविल स्टैफ हिमाचल के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच के हैं, लाइव के हैं, ऑफलाइन के हैं, हर एक स्टूडेंट के कोर्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर आप लोग यहीं पे हैं, आसपास ही हैं, यानी कि चंडीगढ़ के अंदर ही हैं, तो आप लोग चंडीगढ़ आके जो है वो ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, चाहे इवन आप लाइव स्टूडेंट भी हो, तब भी आप यहाँ पे आके जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ शिमला में भी इस स्पेसिफिक कोर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर आप शिमला के नजदीक हो, यहाँ से तैयारी करके जा चुके हो, या आप लाइव शिमला से कर रहे थे, तब भी आप शिमला में जो है वो स्पेसिफिक पूरा 1-1.5 महीने का हमारा कोर्स रहेगा, इस स्पेसिफिक कोर्स को वहां पे भी लिख सकते हो। नहीं तो लाइव का जो माध्यम है वो आपके पास हमेशा है, एंड एज यूजुअल जो हमारे पास ऑफलाइन लाइव रहेगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर अभी किसी कारणवश, चाहे आपके एग्जाम्स हैं, चाहे कोई और रीजन है, अगर उसके कारण भी आप इसको अवेल नहीं कर सकते हो, तब भी आप इसको अवेल कर लोगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन? तो इस तरह से जो है वो एक स्पेसिफिक एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी जो है वो वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। अब अगला सवाल आएगा कि वैल्यू एडिशन जो है उसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा। देखिए, मैं बेसिकली एक जर्नल इंट्रोडक्शन पे इस वीडियो की दे रहा हूं, जहां पे आने वाले टीचर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो पॉलिटी सेक्शन जो है वो मेरे द्वारा ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो पॉलिटी सेक्शन में किन किन चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ दे दूं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो पॉलिटी का है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है इसमें, ये अच्छा, इस बार जो है वो सिर्फ आपको पीडीएफ फाइल ही नहीं मिलेगी। इस बार जो है वो आप सब लोगों के साथ जो वर्ड फाइल है, सॉरी, जो प्रिंटेड फाइल्स हैं वो भी शेयर की जाएंगी। तो यही कारण है, वो स्टूडेंट जो प्रिंटेड फाइल्स लेना चाहते हैं वो रजिस्टर करवा दीजिए। स्पेसिफिकली जो हमारे उन कोर्सेज के हैं, जैसे 24 का ये एक्सटेंडेड बैच है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, नहीं तो आपको वहां मिल जाएगी, नहीं तो आप लोगों के साथ जो वो पीडीएफ बाद में इस कोर्स के खत्म होते ही आप लोगों के साथ साझा की जाएंगे। नहीं तो स्टार्टिंग में आपको एक प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। प्रिंट देने का जो लॉजिक है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। तो देखिए, बेसिकली पूरे का पूरा जो हिमाचल प्रदेश का सिलेबस है, एचएस का सिलेबस, जनरल स्टडीज पेपर 2, जहां पे पॉलिटी सेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, वो सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसी सिलेबस के ऊपर जो है वो आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। ये पूरा कोर्स जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, और यहां पे हम लोग इस बार आंसर राइटिंग भी लाइव करेंगे। आंसर राइटिंग लाइव करने का मतलब है कि क्लासरूम के अंदर ही हम लोग एक पूरे का पूरा जो क्वेश्चन एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ लिखेंगे। कोशिश हमारी है दिन में 10 से 12 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए जाएंगे। तो जैसे देखिए, ये आपका जो है वो ये बेसिकली थीम्स जो आइडेंटिफाई की गई हैं, ये सिलेबस के ऊपर आधारित है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर्स आ गया। तो यहाँ पे ये राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है 2 मिनट में मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले जो हम लोग इस पूरे कोर्स का डिजाइन देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पहला टॉपिक आ गया। तो देखिए, किन किन थीम्स के ऊपर जो स्पेसिफिक टॉपिक से सवाल बन सकते हैं। क्लियर? आज तक हिमाचल में पिछले कुछ समय में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, यानी कि हमने जो वो थीम्स आइडेंटिफाई की हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, और उसके बाद जो है वो क्या एक्सपेक्टेड सब थीम्स हैं, यानी कि इसके ऊपर और किस किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पीवाईक्यूज की रेफरेंस भी रहेगी ताकि हम लोग इनको ना छोड़ें। आप सब लोगों को पता है
हिमाचल के अंदर जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा महत्वता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम इनको नहीं छोड़ोगे। लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन का मतलब ये भी है कि वो चीजें आपने पढ़ी हैं उनमें हमने एनहांस करना है इंफॉर्मेशन को, और जो आपने नहीं पढ़ी है उनको आपने ऐड ऑन करना है। क्लियर? तो इसी तरह से जो है वो आप लोग देखिए, आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो रहेगा। ठीक है, साथ में स्पेस दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो एक प्रॉपर पॉइंट्स टू पॉन्डर टेबल, जहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, क्योंकि एक समय के बाद जो है वो आप सब लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, कि फैक्ट्स थोड़ा सा मेमोराइज कर ले ताकि अपने आंसर को जो है वो हम लोग रिवाइज कर सके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वो रहे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों को जो है वो शीट प्रॉपर्ली दी जाएगी, और अगर 12 नंबर का सवाल होगा तो 2.5 पेज के आसपास, और अगर 8 नंबर का सवाल होगा तो 1.5 पेजेस के आसपास जो है वो जगह छोड़ी जाएगी। और हम लोग लाइव क्लास के अंदर कोशिश ये करेंगे कि इसी स्पेस के अंदर जो है हम लोग अपना आंसर लिखें। क्लियर होगी बात यहां पे? तो इस तरह से जो है वो दिन में हम लोग 3 से 4 सवाल जो है वो लिखने का प्रयत्न करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? मंडे और ट्यूसडे को 4 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, शिमला के अंदर 5 घंटे की क्लास रहेगी, और बाकी जो हमारे दिन रहेंगे वहां पे जनरल स्टडीज की 3 घंटे की, और उसके साथ साथ जो वो लैंग्वेजेस में इस बार हिंदी को स्पेशल तवज्जो दी गई है, तो हिंदी की जो है वो आप लोगों की 3 दिन हफ्ते में जो है वो क्लास रहेगी, जो इसी का ही एक हिस्सा है। क्लियर होगी बात आप सब लोगों को? डन। तो इस तरह से जो है इस पूरे का पूरा जो कोर्स है उसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बाकी हर एक टीचर भी आप लोगों के साथ बाकी जानकारी साझा करेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन की। पॉलिटी की जो बेसिक फाइल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जब हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पॉलिटी में रहेगा, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो पॉलिटी के अंदर रहेगा, वो आप देखिए, वैसे भी इन जनरल लास्ट ईयर से पैटर्न जो चेंज हुआ है उसने चीजें आसान भी की हैं, मुश्किल भी की हैं। क्लियर? क्योंकि जब 4 मार्कर क्वेश्चन रहते थे तो 4 मार्कर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता था, 8 मार्कर्स को अलग रहता था, 20 मार्कर्स का डिफरेंट रहता था। लेकिन लास्ट ईयर से क्योंकि इन्होंने यानी कि कमीशन के द्वारा जो वो 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन ही रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक अप्रोच है उसमें बहुत ज्यादा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या रही है कि पहले 8 नंबर में जो स्पेस था वो बहुत कम दिया जाता था, इस बार 8 नंबर में जो स्पेस है वो 1.5 पेज के आसपास दिया जा रहा है। तो जो स्पेसिंग है, जब आपके पास थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहता है तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है अगर नहीं आता हो, लेकिन अगर आता हो तो थोड़ा सा आप लोगों को जो स्पेस है उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो जो 4 पहले 20 मार्कर्स में जो है वो हम लोगों को ज्यादा स्पेस दिया जाता था, ज्यादा कंटेंट हमारे पास होना चाहता था, और 4 मार्कर्स में बहुत ही कंसाइज कर दिया जाता था चीजों को, वो अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारी एक बेसिक आंसर राइटिंग की टेक्निक रहती थी उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। बेसिक आंसर राइटिंग टेक्निक का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। क्लियर? एक बेसिक सा एक एलिमेंट है हमारी आंसर राइटिंग में, फर्स्ट स्टेप यही है। स्कूल कॉलेजेस में इसी तरह से आंसर लिखे जाते हैं। क्लियर? तो जो हमारा ये एग्जामिनेशन उसमें भी हम लोग इसी तरह की बेसिक अप्रोच रखते हैं। अब सवाल अगला आएगा कि क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखे, पैराग्राफ में लिखे? देखिए, जहां से इंपैक्ट ऑफ योर आंसर इंक्रीज हो सकता है आपने उस तरह से ही लिखना है। आजकल हेडिंग, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं जो वो वाली आंसर राइटिंग जो वो काफी लोगों को सूट करती है, या उसमें जो वो स्कोर आने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जनरल स्टडीज में जो है वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप लिंकेजेस कर रहे हो, किस तरह से जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिमांड है उसको आप केटर कर रहे हो, करंट के साथ कैसे लिंक कर रहे हो। जैसे पॉलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो पॉलिटी में करंट अफेयर्स, पॉलिटी का बेसिकली मतलब ये है, क्लियर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी फंक्शनिंग है देन डे टू डे बेसिस के ऊपर, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और जो करंट अफेयर्स हैं या जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डेली बेसिस जो बेसिकली जुडिशरी के द्वारा की जाती है, या लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, या डिसीजन एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं, वो ओवरऑल जो है वो हमारी पॉलिटी का ढांचा, पॉलिटी का स्ट्रक्चर जो है उसको तय करता है। तो वही हमारे आंसर के अंदर रिक्वायर्ड होता है, वही हमारे आंसर के अंदर रखा गया होता है। क्लियर? और यही कोशिश हम लोगों ने की है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हीं को ही हम लोग आपके साथ शेयर करें, आप लोगों के साथ साझा करें। क्लियर? तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लिखना तो महत्वपूर्ण है नो डाउट, पर आप ऐसा समझिए, मैं आपको इसको एक छोटे से एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि अगर मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक अगर 8 नंबर का सवाल है तो ऐसा मत सोचना कि इसमें कुछ भी लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। 0 नंबर भी मिल सकता है, जो कि काफी लोगों को मिले हुए हैं पहले भी। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना कि उस टॉपिक से सवाल आया है जो मेरे को आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको स्पेसिंग की एक लिमिटेशन है और आपको उसी स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जो वो अपना आंसर रखना होता है, तो यही कारण है वहां पे जो है वो सटीक यानी कि जो पूछा गया है टू द पॉइंट चीजें जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही पे आंसर राइटिंग की महत्वता होती है। बहुत बार लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बाहर बड़ी ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन जब उनको पिरोना होता है कुछ शब्दों में स्पेसिफिक स्पेस में, तो वो काफी मुश्किल होता है। तो राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो राइटिंग से पहले का है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? तो रिटन पार्ट जो है वो नो डाउट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए जो है वो हमारी प्री राइटिंग एसेंशियल्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम सब लोगों ने पहले ही फुलफिल करनी है, पहले ही हम लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। और देखिए ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटी में ही है, बस हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी के जो आंसर्स रहेंगे उनमें हम लोग क्या क्या डालेंगे। क्लियर? जैसे सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव। हमेशा एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो मल्टीपल डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं जहां पे अलग अलग डायरेक्टिव्स को यूज करके आंसर्स हम लोगों ने कैसे लिखने हैं, आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो एक स्पेसिफिक वीडियो में लेके आऊंगा कि क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इनमोरेट, एलेबोरेट, है ना, उनमें जो है वो इलूसिडेट, इनमें किस तरह का अंतर रहता है, कैसे हम लोगों ने आंसर चेंज करने होते हैं या कैसे हम लोगों ने जो उसको एड्रेस करना होता है। तो सबसे पहले जो वो अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव वर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, जो शब्द दिए गए हैं, जो स्पेस दिया गया है, उसको जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन जो वो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। जो आपको समय दिया गया है उसको आप लोगों ने प्रॉपर्ली मैनेज करना है कि अगर 20 क्वेश्चंस है, क्लियर, तो आप लोग प्रॉपर्ली जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि ठीक है किस स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ऐसा रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली ही मैं 7 से 8 मिनट लगाऊंगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर, कभी किसी पे ज्यादा समय लगता है, किसी पे कम समय लगता है। अगर कोई बहुत इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड सवाल है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है, कोई ऐसा सवाल है जो सीधा ही पूछ लिया गया है जो मैंने पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा आपका समय जो है वो कम भी कर देगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के जो पेपर है वो छूट जाता है, मतलब आता होता है उनको लेकिन उसके बावजूद वो उसको नहीं लिख पाते हैं। बहुत बार कभी कम लिखना पड़ता है ताकि हम किसी और के साथ जस्टिस कर सके। वो सवाल जो थोड़ा कम आ रहा है उसमें पूरा पेज भरने की आवश्यकता नहीं। तो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, क्लियर, जिनकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है और वो अच्छा लिखते हैं, वो थोड़ा सा एक एडवांटेज है। लेकिन अगेन एडवांटेज बस ये है कि वो पेपर खत्म कर देंगे, एडवांटेज ये नहीं है कि उनको ज्यादा आता होगा या ज्यादा बेटर लिखेंगे। क्लियर? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप लिख रहे हो वो भी महत्वपूर्ण है। डन? इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, दैट इज कंटेक्स्ट, कि क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो पूछा गया है। क्लियर? क्या वो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के ऊपर है, वो क्रिटिसिज्म के ऊपर है, वो फंक्शनिंग के ऊपर है, वो रिलेशन विद डीपीएसपीज और रिलेशन विद ड्यूटीज के ऊपर है। तो सिर्फ आपने टॉपिक देख के ही जो है वो डिसाइड नहीं करना है कि क्या लिखना है। जो कंटेक्स्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अलॉन्ग विद डायरेक्टिव, क्योंकि डायरेक्टिव जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि आपने जो स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ क्या करना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन बेसिकली पर्पस सेट कर देता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, और वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित रहता है। इंट्रोडक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है, यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल थीम, जिस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया है वहां से भी आप लोग शुरुआत कर सकते हो। आप डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हो, आप रिपोर्ट से शुरुआत कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स से शुरुआत कर सकते हो, पॉलिटी में आप लेटेस्ट जजमेंट से जो है वो शुरुआत कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिनके जरिए जो है वो बिगिनिंग हो सकती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी फंक्शनिंग, क्लियर, उसकी इंटरप्रिटेशन और डे टू डे बेसिस के ऊपर जो करंट है, बाकी जो करंट है, हालांकि इंटरप्रिटेशन और फंक्शनिंग भी करंट के ऊपर ही आधारित रहती है, ये महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटी की रिक्वायरमेंट ये, तो आप किसी भी तीन चार तरह से जो है वो सवाल की शुरुआत या अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हो। आप हिस्टोरिकल फैक्टर से शुरू कर सकते हो, क्लियर, कि कहां से उसकी शुरुआत हुई, किस कंसेप्ट, किस सोच से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया, कोई इंडेक्स आया है, कोई फैक्ट है, वहां से भी आप लोग शुरू कर सकते हो। डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो वो सवाल है तो आप उसकी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। आप जुडिशियल रिव्यू के ऊपर ही जजमेंट से शुरू कर सकते हो, क्लियर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से शुरू कर सकते हो कि वो कहां से शुरू हुआ। तो देयर आर मल्टीपल वेज। बहुत ज्यादा हद तक जो कंटेक्स्ट है उससे अगर हम इंट्रोडक्शन करें, यानी कि जो पूछा गया है वो हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाए, तो जो पर्पस है, जो टोन ऑफ द आंसर है वो हमारी पहले से ही सेट हो जाती है। तो पॉलिटी में ये चीजें हैं, ज्योग्राफी में थोड़ी डिफरेंट हो गया। एक ना जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसमें डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बॉडी पार्ट में आते हैं
तो बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो हम लोगों को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो वो अख्तियार करनी होती है। अगर पॉलिटी का आंसर है तो पॉलिटी के जो मल्टीपल एरियाज हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो जुडिशियल एंगल भी हम लोगों को कवर करना है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, और उसके साथ साथ हम सब लोग आए यानी कि जनरल पब्लिक है या सिटीजन्स है। तो जब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक चीज को पिक करेंगे तो बॉडी पार्ट के अंदर एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कोशिश करेंगे हम लोग जीएस में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रेलेवेंट है वो ये है कि जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है वो नहीं लूज होना चाहिए, यानी कि जिस थीम के ऊपर, जिस सब थीम के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर पूरा क्वेश्चन आधारित है, अभी मैं थोड़ी देर में एग्जांपल भी दे देता हूं, वो हम लोगों से लूज नहीं होना चाहिए। वही हमारी बॉडी पार्ट का जो है वो मेन हिस्सा रहता है, वही डिसाइड करेगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कुछ नहीं होगा। अगर ये खराब है, अगर ये अच्छा है, तो फिर वो दोनों, और ऑब्वियस सी बात है, वो बेटर होने चाहिए इन ऑर्डर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर। और ये भी बहुत वो है कि जी 50% से ज्यादा नंबर नहीं मिलते, कि 8 में से 4 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को, 8 भी ले सकते हो 12 में से, 6 भी ले सकते हो 8 में से, 5 ले सकते हो 8 में से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 50% से ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो स्कोर जो है उसमें 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर। तो ये कारण है कि हमारी हर एक जो एंगल्स हैं या हर एक जो डायमेंशन है हमारे सवाल के, वो अच्छे होने चाहिए। डन। जब हम लोग बॉडी पार्ट को डिजाइन करेंगे तो कोशिश हम लोगों ने ये करनी है, हालांकि ये क्वेश्चन के डायरेक्टिव और कंटेक्स्ट के ऊपर जरूर डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमने हमेशा अपना बैलेंस्ड आर्गुमेंट रखना है पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। पॉलिटी में बहुत रेयर चीजें हैं जो एब्सोल्यूट है। पॉलिटी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, तो दोनों डायमेंशन, दोनों एंगल होने की आवश्यकता रहती है। तभी कहते हैं कि अगर पॉलिटी, सोसाइटी, क्लियर, जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, किसी के लिए सही गलत की परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, वहां पे दोनों तरह के ओपिनियन जो एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि एक कंटेक्स्ट के ऊपर, यानी जो कंटेक्स्ट और डायरेक्टिव उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है बैलेंस्ड आर्गुमेंट लेके आने की। डॉक्ट्रिन्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये अगर हमारे क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग इनको अपने आंसर के अंदर लेके आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क केसेस, क्योंकि जो आपका आर्गुमेंट है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हो तो वो बेसिकली जुडिशरी उसको इंटरप्रेट कर रही है, तो जुडिशरी ने किसी स्पेसिफिक केस के जरिए जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की होगी। तो अगर आपके आंसर के अंदर आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जुडिशियल केस की रेफरेंस या किसी एक स्पेसिफिक केस की रेफरेंस है, वो आपके आंसर को और ज्यादा बेटर करेगी। कमिटीज एंड कमीशंस आ गए, जो डायरेक्शंस, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कमेटी हो सकती है जो बता रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फेडरल इश्यूज की बात कर रहे हैं तो सरकारिया कमीशन है, क्लियर, उसके साथ साथ एआरसीबी है, तो वो बेसिकली जो है वो बता रही है कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो जब आप लोग कमेटीज और कमीशन की बात करते हो, जब हम लोग इनको रीड करते हैं, जब हम लोग इनको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो एक तो हमारी जो है वो अथॉरिटी या जो जिसके पास अथॉरिटी है वो इस स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर अपना जो है वो डायरेक्शंस दे रही है, और उसके साथ साथ जब हमारे पास क्रेडिबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, और हमें किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे का सोल्यूशन भी उनके द्वारा या उनके जरिए मिल जाता है। विजुअल्स एंड डायग्राम्स पॉलिटी में थोड़ा मुश्किल रहता है, तो फ्लो चार्ट्स जो है यहाँ पे ज्यादा बन सकते हैं, या मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके लिए जो है वो हम लोग एक ट्रायंगल डिजाइन कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए लिंक विद करंट एग्जांपल्स, जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हो रही है तो इस स्पेसिफिक समय पे किस किस का क्या ओपिनियन है ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, उनके हम लोग जो है वो रेफरेंस डाल सकते हैं। इस स्पेसिफिक समय पे अगर मान लीजिए कहीं गवर्नर प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, क्लियर, कहीं पे जो है वो स्टेट की डिमांड की बात हो रही है, तो रीसेंट एग्जांपल जो है उनको हम लोग कोट कर सकते हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस 360 डिग्री व्यू, यानी कि जो पॉलिटी से संबंधित कौन कौन है, 3 ऑर्गन्स हैं, सिटीजन्स हैं, मीडिया है। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग एंगल से, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंगल से क्या है, जैसे अगर हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पर्सपेक्टिव से उसका एक डिफरेंट जो है वो एग्जिस्टेंस है, और जब हम लोग जुडिशियल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, सिटीजन्स पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, मीडिया पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो वही बात है कि हम लोगों ने जब किसी एक एंगल को देखेंगे तो हम लोगों ने एक मल्टीपल अप्रोच जो उसको अख्तियार करना है। उसके साथ साथ जो वो लेटेस्ट ट्रेंड्स, इंटरडिसिप्लिनरी ग्लोबल इंसाइट्स, क्लियर, अगर मान लीजिए कहीं हम लोगों को इंटरनेशनल रेफरेंसेस भी मिलते हैं, हालांकि इंडियन पॉलिटी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम लोग अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे यहाँ पे जो जजमेंट्स रहती हैं वो बाहर के जो कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर आधारित हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो वो आप अपने बॉडी पार्ट में, अब ऐसा नहीं है कि सारा ही डालना है, जो जो डल सकता है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। किसी के कोट्स हैं, किसी के रेफरेंसेस हैं, किसी की कमेंट्री है, उसको भी हम लोग यहाँ पे साइट कर सकते हैं।
तो बॉडी पार्ट में बड़ी सारी चीजें करने को होती हैं। देखिए प्रैक्टिकल चीजें हर एक चीज नहीं हो सकती है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जब आप अपना आंसर लिखोगे तो एटलीस्ट ये चीजें वहां पे मौजूद हो। अगर बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, केसेस, करंट अफेयर्स, किसी के द्वारा स्पेशल अगर कोर्ट या रेफरेंस दी गई है, कमिटीज, कमीशंस, क्लियर, इन 6 चीजों को जो है वो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा यहां पे क्या ये फिट हो सकता है, तो वहां पे हम लोग अपने आंसर के अंदर इनको डालने की कोशिश करते हैं। क्लियर। उसके साथ जब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन को तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं होता है। कंक्लूजन 2 तरह से रहता है, वैसे तो तरीके अलग अलग हैं कि 2 तरह का मतलब है, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन दे दो, यानी कि वे फॉरवर्ड बता दो करना ना कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और जर्नल है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट, अगर नहीं पता है, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, कोशिश यही रहती है, क्योंकि देखिए एक ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट जो है वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है एंड पॉजिटिव होता है। तो वही 2 चीजें हम आप लोगों का जो एंड ऑफ योर आंसर है वहां पे एक्सपेक्टेड रहता है। क्लियर। सजेशंस दे दो, उसके साथ साथ जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन या प्रिंसिपल है किसी एक स्पेसिफिक प्रोविजन को डालने का, उसकी रेफरेंस के साथ कैसे वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके साथ आप उसको एंड कर दो, तो वो एक पॉजिटिव एंड जो वो कंप्लीट किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो वो हमेशा, अगर खराब भी चल रही है चीजें, तो लास्ट तक आते आते जो वो हमेशा आपने ऑप्टिमिस्ट रहना है। क्लियर। हमेशा आपने एस्पिरेशनल रहना है, हमेशा आपको लगेगा कि ठीक है प्रॉब्लम ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। क्लियर। और उसके साथ साथ जो वो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने डालने की क्या क्या आप लोग कर सकते हो। तो पॉलिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटी में बेसिक से जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और यही कारण है। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। क्लियर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसको जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन कहानी यही है कि आप लोगों को जो है वो कम समय में कैसे मैक्सिमम जगहों पे एक जगह पे चीज, या मैक्सिमम जगहों की जो अलग अलग चीजें हैं वो एक जगहों के ऊपर जो मिल जाए, तो यही कोशिश। और इसी बेसिस के ऊपर जो वो सारी की सारी चीजें जो वो बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको नीचे डिजाइन किया गया है। क्लियर। तो ये पॉलिटी की एक बेसिक से इंट्रोडक्शन है। देखिए पॉलिटी और हिमाचल प्रदेश जीके, हिमाचल प्रदेश जीके का भी मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, क्लियर, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, जैसे पॉलिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, सोसाइटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, वो मैं ही डिस्कस करूंगा। तो वहां पे मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉलिटी की मैंने डिस्कशन किया, तो एचपी पॉलिटी पे कुछ एलिमेंट जो वो यूज हो सकते हैं। ज्योग्राफी वाले सर जब डिस्कस करेंगे तो ज्योग्राफी के एलिमेंट एचपी ज्योग्राफी में यूज हो सकते हैं। तो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि जो कोर सब्जेक्ट्स है उनकी जिस तरह से जो है वो रेलेवेंस है, जिस तरह से आपने आंसर राइटिंग में उनको यूज करना है, आप वैसे ही उनको हिमाचल वाले पोर्शन में भी यूज कर सकते हो। क्लियर। तो एचपी जीके भी इसी तरह से है, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड थीम्स, किन किन के ऊपर सवाल आ सकता है। जैसे हिमाचल में जीएस2 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट ही हो रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन घूमे जा रहे हैं पिछले 4-4, 5-5 साल से। तो उनके साथ साथ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट टीचर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है वो उनके सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाएगा और क्या चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ इस छोटे से जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन। अभी ना विशाल सर ने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है किस तरह से ये अतुल्य प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले। तो उसी सीरीज में जैसे विशाल सर ने अपने पॉलिटी सब्जेक्ट को बताया कि कैसे हम लोग अतुल्य के अंदर अप्रोच करेंगे और उस अप्रोच के पीछे क्या रैशनल हम लोग कैरी करते हैं, तो उसी को यहाँ पे मैं भी डिस्कस करूंगा। देखिए ये अतुल्य प्रोग्राम है और इसी अतुल्य प्रोग्राम के साथ मैंने हमारी जो मेंस का क्वेश्चन बैंक है उसको इंटीग्रेट करते हुए बोला कि अगर जिस बच्चे का इस बार पेपर नहीं हो रहा उसको तो जरूर अतुल्य लगाना चाहिए ना। मेरे पास जैसे ऑफलाइन में भी कई बार बच्चे आते हैं, मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ कि इस बार अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो अतुल्य आपके लिए है ना क्विंटेसेंशियल है कि इसके बिना जैसे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, कि हमारे टाइम पे ऐसी चीजें नहीं उपलब्ध होती तो थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। लेकिन अब ये चीजें मौजूद हैं, तो जिनका हो रहा है या नहीं हो रहा है उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत वरदान है कि अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता है कि यार अगले साल पेपर देना है, इस पूरे साल कोई हमारे पास खास मोटिवेशन अभी होती नहीं पेपर पढ़ने की, क्योंकि अभी इतनी मेहनत के बाद प्रीलिम्स दिया है। प्रीलिम्स पेपर आप देख ही चुके हैं कमीशन ने किस तरह से ड्राफ्ट किया है, तकरीबन मेहनत सारी जो है वॉश आउट हो गई है। तो इस टाइम पे लो ऑफ मोटिवेशन है, तो अपने को कंस्ट्रक्टिवली जो एंगेज कर लेगा उसके लिए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अतुल्य प्रोग्राम बनाया है। पहले भी हम इसको एग्जीक्यूट करते थे, इस बार एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। ऑफलाइन मोड में पहली बार इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपको पहली बार किताबें मिलेंगी जिसका जो है विशाल सर ने भी स्नाइपर दिखा था, मैं भी शेयर करूंगा, बाकी आने वाले फैकल्टी मेंबर भी आपको उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इस बार ऑफलाइन के साथ साथ लाइव भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा। पहले मेजरली इट वाज वन वे कम्युनिकेशन, बट दिस टाइम इट विल बी गोइंग टू टू वे कम्युनिकेशन, कि थोड़ा हैंड होल्डिंग भी इसके अंदर रहेगा। पिछले 6 महीने से हम इस अतुल्य प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपको आप समझे ना कि इतने सारे क्वेश्चंस अगर एक एक फैकल्टी मेंबर, जैसे मैं ज्योग्राफी है,
मैं ही आपको 110-20 क्वेश्चन के आसपास दे रहा हूं। ऑलरेडी मेंस के क्वेश्चन बैंक में मैंने 68 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको दे दिए हैं, तकरीबन दोनों के अंदर अलग अलग क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हर टीचर आपको अरेंज करके दे रहा है, भाई अगर ये सेटलमेंट लिखा है, सेटलमेंट से कौन सा सवाल आया, इंडस्ट्री लिखा है, इंडस्ट्री से कौन सा सवाल आया, ट्रांसपोर्ट लिखा है, ट्रांसपोर्ट से कौन सा सवाल आया आज तक, ताकि आप पुराने सवालों के तर्ज पे और अभी 2024 में जो एचएस और इस बार जो अलाइड 2025 में हुआ है उसके रेफरेंसेस भी इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं, ताकि आपको पूरा इंसाइट मिल पाए कि these are the kind of question which commission is asking and how we are supposed to approach these question according to the latest pattern and trends। उसके लिए हम आपको इनेबल कर रहे हैं। तो ये कोर्स जो है आपको काफी कैपेबल बनाएगा। जिनका इस बार जैसे प्रीलिम्स में लग रहा है कि यार बहुत ही कम स्कोर है, कि चांसेस आर वेरी ब्लीक, वो पूरी जान लगा के इस कोर्स को करो। 5 घंटे क्लासरूम प्रोग्राम है, आप रेस्ट ऑफ द 5 आवर्स भी इसमें डालो। जैसे मैं अनुमान सब बच्चों को कहता हूं यार 10 घंटे तो एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, नॉट लेस देन 10 आवर्स। तो उस 10 घंटे को यहां से आप अप्रोच कीजिए, तो आप इसमें इंटेंसिव आंसर राइटिंग सीखेंगे। ये आपको 2-2.5 महीने आपको काफी बड़ा पुश दे देगा, जो 6-8 महीने के बराबर आप मेहनत करते हैं। हैवी है ये प्रोग्राम ना, लेकिन आपको इनेबल कर देगा। कई बार क्या होता है कि 2-3 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, कि लगता है कि आगे कंटिन्यू करें नहीं करें तैयारी, है ना। घर वाले भी बोलने लग जाते हैं 2-3 साल के बाद। थोड़ा माहौल ऐसा है कि बाकी लोग भी बोलते हैं आसपास के यार सेटल हो जाता तो बेटर था। मास्टर्स और बैचलर्स तकरीबन हर व्यक्ति ने मास्टर्स कर ही रखी, चाहे लड़की हो लड़कियां, और अंदर से भी खुद भी लगता है 3 साल हो गए एक ही तैयारी में, प्रीलिम्स में फंस रहे हैं, प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस में फंस रहे हैं। तो ये वन एंड ऑल है। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे देखेंगे, यदि आप उसको मेंस में तैयारी आपने करी होती, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि मेंस को अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपने पहले भी अच्छे से मेंस तैयार किया होता, 5-7 सवाल हमेशा ऐसा रहता है जो प्री के नहीं होते। अगर किसी ने मेंस को बहुत अच्छे से गहरा ढंग से तैयार किया हुआ है, उसके वो 5-7 सवाल करेक्ट हो जाते हैं और उतने की गेम होती है पेपर निकलने में। 5-7 सवाल का मतलब क्या, 10 से 12 नंबर जो है आपके इंक्रीज हो जाते हैं, 10 से 14 नंबर। तो इतने में पेपर निकलता है। अगर आपका रुकता भी तो इतने ही कम मार्जिन में रुकता है, इससे ज्यादा मार्जिन में तो रुकता नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इनेबल कर देगा। इस तरह का ये अतुल्य प्रोग्राम हम लोगों ने पहले भी चलाया था, इस बार भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करता हूं, देखिए हर फैकल्टी यही करेंगे। उन्होंने अपने सिलेबस को, जैसे अभी सविता मैम आएंगे, हितेश सर आएंगे, पीयूष सर आएंगे, आकृति मैडम आएंगी, जो 7-8 फैकल्टी मेंबर इस प्रोग्राम को आपके साथ एग्जीक्यूट करेंगे, वो 7-8 फैकल्टी मेंबर पूरा बताएंगे कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मेरे पास एरियाज कौन से, ज्योग्राफी मेरे पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे पास है, एनर्जी मेरे पास है और एग्रीकल्चर मेरे पास है। तो बड़ा चंक है ये ना, कि तकरीबन 100 से 140 नंबर के आसपास का ये चंक है जो मैं आपके साथ डील करूंगा। अब देखिए ज्योग्राफी के 2 पोर्शन, हमेशा हम लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ज्योग्राफी का है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, दूसरा भाग इसका है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। इन दोनों ही भाग का सिलेबस कमीशन ने मेंस का डिफाइन किया हुआ GS1 के अंदर। तो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ एक टॉपिक है, फिर क्लाइमेट है, फिर सॉइल्स है, फिर वेजिटेशन है, फिर जियोमॉर्फोलॉजिक सेटअप जिसमें माउंटेन रेंजेस लिखा हुआ है, वाटर एंड अदर वाटर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे तो पॉपुलेशन और उससे जुड़े हुए माइग्रेशन के मुद्दे, विलेजेस एंड टाउन, सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ये सारे एरियाज हैं। इसके हिसाब से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो जैसा हमारा सिलेबस होगा, मेरे को सिविल स्टैट में 4 क्लासेस दी हैं ज्योग्राफी के लिए। रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बोला था, तो मैंने थोड़ा सा जो है बार्गेन किया। मैंने कहा 4 क्लासेस हैं ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं हो सकता, मेरे को कुछ और क्लासेस, ये पूरा जब आपका करिकुलम हो जाएगा तो कुछ और क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें मेरे को एनर्जी के लिए जो है एक क्लास मिलेगी, एक एग्रीकल्चर के लिए क्लास मिलेगी, एक कंप्लीट क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मिलेगी। तो उतने में मेरा काम चल जाएगा। 7 क्लासेस में कंप्लीट आपका ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी करूंगा। और मैं पिछले 2 साल से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें। और ज्योग्राफी के अंदर इस बार भी मैं, चाहे आप मेरे पिछले साल का ना, जिन लोगों के पास अतुल्य उसको उठा के देख लोगे या बुक साइट देख लोगे, सारे क्वेश्चन, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे एनर्जी है, चाहे एनवायरमेंट है ना, या एग्रीकल्चर है, इसके बाहर पेपर नहीं गया है। जो हमने करवा दिया इसके बाहर पेपर नहीं गया। एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हुआ होगा तो हुआ होगा, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो अतुल्य प्रोग्राम में होंगे, या जो मैंने आपको मेंस क्वेश्चन बैंक आपको दिया, बहुत बेहतरीन ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सरल भाषा के अंदर डेटा डालते हुए जो कंटेंट होना चाहिए किसी एक विद्यार्थी के पास सिलेबस वाइज, वो कंटेंट ऑलरेडी आप लोगों के पास है। तो इस तरह से हम इस कोर्स को अप्रोच करने वाले। चलिए, अब जैसे सबसे पहला टॉपिक है, अब मैंने ना इन जो सारे टॉपिक लिखे इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया। उनका अरेंजमेंट देखिए, जो 4 क्लासेस में डिवाइड किया है उसका अरेंजमेंट क्या है कि स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ये एक बड़ा एरिया है। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ इसको एक ही क्लासेस में रखा, साथ में ड्रेनेज भी इसमें डाल दिया, रिवर्स और उससे जुड़े हुए मुद्दे इसके अंदर डाल दिया। तो एक क्लासेस में क्या हुआ, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें वाटर बॉडी लिखा तो मैंने ग्राउंड वाटर को भी कंसीडर कर दिया।
वेटलैंड्स मेरे को लगता है कि वाटर बॉडी, तो वेटलैंड भी है, आज तक जीएस 1 में इस पे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन 3 में आया हुआ है, उसको भी मैंने कवर कर दिया। अंडरग्राउंड वाटर में आज तक हिमाचल ने कभी सवाल नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी कई बार अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर सवाल पूछ चुका है, उसको भी मैंने डाल दिया। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल रखा था, इस बार क्वेश्चन पूछ ले कमीशन ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे, तो एक क्लास में हम ये करेंगे। दूसरी मैं एक क्लास लूंगा जिसके अंदर हम लोगों ने सॉइल, क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि इनका आपस में काफी अच्छा लिंकअप है कि जो क्लाइमेट है उसी क्लाइमेट से नेचुरल वेजिटेशन ड्राइव होता है, ऐसे ही सॉइल जो है क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन को ड्राइव करती है। तो ये दूसरा जो है एरिया, तो सेकंड क्लास फिजिकल ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैं 2 क्लासेस लूंगा, 2 क्लासेस में ह्यूमन ज्योग्राफी में लूंगा। कमीशन का टिल्ट देखने को आया, इस बार 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी अधिक पूछी गई है, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो ह्यूमन ज्योग्राफी अधिक पूछी गई है, मैं तो पहले से भी ह्यूमन ज्योग्राफी पे स्पेशल फोकस रखता था, और इस बार कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आया और हमने वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर नहीं कवर किया, या हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर नहीं कवर किया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे जो 2 क्लासेस ये हुई, तीसरी क्लास है जिसका मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस बार 2 सवाल ट्रांसपोर्टेशन से आए हैं एग्जैक्टली, तो काफी बड़ा, अगर 5 ही सवाल आ रहे, 5 में से 2 सवाल केवल ट्रांसपोर्टेशन से आते तो एक अच्छा नंबर है। तो इसको हम लोग थर्ड क्लासेस में कवर करेंगे। चौथी क्लास जो है जिसमें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, मैं ब्रॉड टॉपिक लेता हूं, पॉपुलेशन उसका मतलब माइग्रेशन भी है, उसका मतलब अर्बन पॉपुलेशन भी है, रूरल पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन से जुड़ी हुई समस्याएं भी है, वो सब कुछ, और सेटलमेंट को लेते हुए एक क्लास हम लोग करते हैं, तो चौथी क्लास इनकी रहेगी। तो टोटल 4 क्लासेस में स्ट्रैटेजिकली ज्योग्राफी को तोड़ा गया है। मेरा प्रयास ये है तकरीबन हर क्लासेस में 25 से 30, बाकी फैकल्टीज 15 से 20 क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि उनके सब्जेक्ट की वो डिमांड है। मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी क्योंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं पर्सनली ऐसा प्रयास करना चाहता हूं कि कोई भी चीज हमारे पढ़े के बाहर ना जाए, तो मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन हर क्लासेस के अंदर दूंगा। उसमें से कुछ एक चीजें हम लोग लिखेंगे, और बाकी जैसे ना विशाल सर ने भी अपने स्नाइपर्स दिखाई कि कैसे उनकी शीट्स दिखती है, सारी टीचर्स की सेम ही यूनिफॉर्मिटी रहेगी, किताबें रहेंगी आपके पास, घर पे भी पहुंचेंगे और यहां पर भी आप लोगों को ये मिलेंगी। तो इसी के हिसाब से सारी चीजें ड्राइव हो रही है। अब देखिए, पहला मैं टॉपिक दिखाता हूं, स्ट्रक्चर, रिलीफ, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, यही मैंने बताया था, स्ट्रक्चर, रिलीफ, रिवर्स एंड वाटर बॉडी। तो ये आपका सिलेबस के अंदर जो प्रपोज टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ये वाली एक क्लास हम लोगों ने डिजाइन किया। अब इस क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए कि स्ट्रक्चर रिलीफ के अंदर क्या क्या सब थीम होनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर बोल दिया, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब है भारत के अंदर कौन सा रॉक टाइप है, किस तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती है, वो उसका स्ट्रक्चर हो गया भारत का ना, रॉक्स टाइप्स क्या है। इसके ऊपर अभी तक कमीशन ने एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन पूछा जाने की संभावना बहुत हाई है, यूपीएससी में भी मैं इसको जरूर करवाता हूं। ऐसे अगर आप देखोगे, अब स्ट्रक्चर में और क्या दिख रहा है, रिलीफ में क्या दिख रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन एक रिलीफ है, नदर्न माउंटेन्स जिसमें ट्रांस हिमालयस भी और पूर्वांचल भी है, ये एक पार्ट है। प्लेट्यूज जो भारत के हैं एक पार्ट है। पिछले साल जैसे मैंने अतुल्य में शिलोंग प्लेट्यू करवाया, एग्जैक्ट शिलोंग प्लेट्यू जो है पेपर के अंदर आया था। ऐसे ही देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, मैंने पिछले साल भी कोस्टल प्लेन्स कराया था, कोस्टल प्लेन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पिछले साल भी कमीशन ने पूछा। आइलैंड टेरिटरी, ये आज तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ थीम्स हैं, सब थीम्स हैं जिनके ऊपर मेरे को सवाल बनाने चाहिए। जब मैं पीवाईक्यू पे नजर डालता हूं, अभी मैंने बोला व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवॉइड ऑफ डेल्टा, बातें हम ये चीज कि क्यों जो है एक तरफ एस्चुरी बनती है वेस्ट के अंदर और ईस्ट के अंदर जो है डेल्टा बनते हैं। तो ये एक सवाल हम लोग करवाते हैं, 2024 में आया हुआ सवाल। देखिए, एक्सप्लेन द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस विद सूटेबल एग्जांपल। आज मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, नया नहीं, पीवाईक्यू को मैं आपके सामने डिस्कस करके भी दिखाऊंगा। मैंने बताया था मेघालय प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। एग्जैक्टली पिछले साल के वैल्यू एडेड कोर्स में शिलोंग प्लेट्यू मैंने क्वेश्चन डाला था, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन। तो पढ़े से आपके निश्चिंत रहना, पढ़े के बाहर नहीं आएगा। जैसे मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन भावर एंड तराई प्लेस, हाईलाइट द मेजर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवालस। ये वो दौर है जब 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो 4 नंबर के थे, अब ये ऑब्सोलीट हो गया, तो क्वेश्चन 8 और 12 के आते। हमने सारा तुल्य प्रोग्राम 8 और 12 के अनुसार ही इसको डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ऐसे देखेंगे रिवर्स के ऊपर, अब मैंने एरियाज आइडेंटिफाई किए, अब ये यूपीएससी स्टैंडर्ड के एरियाज भी लोकेट किए मैंने, क्योंकि पेपर धीरे धीरे आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड पे जा रहा है। जैसे नमामि गंगा एक प्रोग्राम है जो रिवर से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, लेकिन ये तो आ सकता है, कमीशन पूछ सकता है इसको, क्यों, कौन सी बड़ी बात है कि जब लिख दिया कमीशन ने रिवर्स एंड वाटर बॉडी, तो उससे जुड़ी हुई पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स भी आपके प्रोग्राम उसका पार्ट हो गया। ग्राउंड वाटर एंड एसोसिएटेड इशू, ये क्या है, ये सारा ज्योग्राफी का करंट अफेयर है जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। वेटलैंड्स एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये भी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो नए सवाल डाले, तो मेरा प्रयास ये रहता है, बाकी टीचर्स का भी रहता है, जो अतुल्य के अंदर वो सारे सवाल थे जो जनरली आपके मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिसिंग है, ताकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। कुछ सवाल ओवरलैपिंग भी बनाए हुए कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक में सवाल है, हम पढ़ पढ़ के सरसरी नजर में आगे निकल गए, लेकिन जब हमें लिखने का मौका मिला तो हम उसको उतने अच्छे ढंग से नहीं निभा पाए।
ये पेपर बहुत अधिक पढ़ने से ज्यादा इस बात पे भी निर्भर करता है कि कौन कितना रिटेन कर सकता है उस नॉलेज को, इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस करना है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो रिवर्स के साथ जुड़े। इसके देखिए पीवाईक्यू, ये वो दौर है जब 4 नंबर का सवाल आता था, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर विद द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो हमने अतुल्य प्रोग्राम में पीवाईक्यूज नहीं डाले। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं पीवाईक्यूज आप खुद अटेम्प्ट करो। इसकी हम यूट्यूब पे एक अलग से सीरीज चलाएंगे पीवाईक्यू की, जिसमें सारे अभी तक के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी कराएंगे। तो 3 चीजें करनी है आपने, मेंस क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज और अभी का जो है नेक्स्ट सवाल। अगर ये कर लोगे आपका पेपर रिपीटेड दिखेगा, आए हुए सवाल देखने को मिलेंगे और आपका पेपर निकलेगा। ये हम लोग अप्रोच करेंगे। अब मैं क्विकली एक बार, क्योंकि बाकी फैकल्टीज ने भी दिखाना, आप देखो ये मैंने बिल्कुल नए सवाल बनाए है ना। 1-2 सवाल मैं दिखा भी देता हूं आपको। जैसे अभी तक कभी भी रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया नहीं पूछा, हिमालयस पूछा है, तो बिल्कुल नया सवाल आ गया। मैंने आपको बोला था कि रॉक सिस्टम है ना, टर्शरी और गोंडवाना टाइप की रॉक्स में क्या भेद होता है। ऐसे ही देखिए एक सवाल रिवर्स के ऊपर पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर बनाए, इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। तो सारे नए सवाल अगर आप देखोगे रिवर्स और रिलीफ से टोटल 23 सवाल जो है मैंने क्राफ्ट किए गए। ऐसे ही क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, देखिए स्ट्रक्चर कि यहां पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहां पे क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट में किन एरियाज पे सवाल आ सकते हैं, ये वो एरियाज हैं, ये वो आए हुए। देखिए आप देखेंगे, आप कहेंगे क्लाइमेट में तो सारे नए हैं, तो मैंने अलाइड और एचएस के अंदर देखेंगे आप, अलाइड 2000 एचएस 2024 और अलाइड 2025 के अंदर जो सवाल आए हैं उनको भी डिवाइड। देखिए डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच रीजन। अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट भारत में कैसे प्रिवेल करता है उसके बारे में बताइए। डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ हैवी, मॉडरेट एंड स्कैंटी रेनफॉल इन इंडिया, अलाइड 2025। तो लेटेस्ट सवाल के जो पीवाईक्यूज है उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, सो दैट यू कैन गेट अ इनसाइट कि भाई पूछ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। अब नेचुरल वेजिटेशन में आज तक सवाल आए हैं 2, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, चीजें एक्सपेंड हो रही है। तो मैंने 7 थीम आइडेंटिफाई करी है ना वेजिटेशन के अंदर, कि ये तो पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जा सकती है। जैसे वेजिटेशन बोल दिया तो नेचुरल वेजिटेशन तो फॉरेस्ट ही होते हैं, फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। तो फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थ्रेट है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पॉलिसी क्या है फॉरेस्ट की, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, ये सारी चीजें डाल दी मैंने फॉरेस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन की क्या टाइप है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। आज तक केवल एक ही सवाल इसमें से आया, हमने 7 सवालों के इन 7 एरियाज के आसपास सवाल पिरो दिए। तो उससे क्या होगा, इनके आने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे ही सॉइल में आज तक एक सवाल है, आज तक एक, वो भी अलाइड में, अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन और इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटराइट सॉइल, कि बताओ भारत में कौन कौन सी सॉइल है, स्पेशल थोड़ा सा लेटराइट के बारे में अधिक बता देना। तो सॉइल के ऊपर भी मैंने अलग अलग एरियाज लोकेट करे। भाई सॉइल डिग्रेडेशन नहीं पूछा, कंजर्वेशन नहीं पूछा, डेजर्टिफिकेशन नहीं पूछा आज तक, उनके बारे में भी कौन से फैक्टर से सॉइल बनती है वो नहीं पूछा, तो वो भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। तो हम वो तमाम चीजें पढ़ के जाएंगे जो पेपर में आने की संभावना है। तो देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया से आप देखेंगे 33 के आसपास, 30 के आसपास सवाल मैंने बनाए। थोड़ा सा ऑर्डर हिलेगा, ये है ना, रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ऐसी एक टॉपिक है इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्री में आज तक सवाल एक आया, शुगर इंडस्ट्री, लेकिन अब इसके स्कोप बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, शुगर के साथ फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट, आयरन एंड स्टील और भी सारी इंडस्ट्री है ना, जैसे आईटी इंडस्ट्री, उसके ऊपर एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया। जूट इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री है, इनके ऊपर कभी सवाल नहीं पूछा गया। फर्टिलाइजर्स प्लांट है, कभी नहीं पूछा गया। इनको भी डाल दिया ताकि नए नए एरियाज है। इनमें से कुछ एक इंडस्ट्री जो मैंने पेपर अपने बुक्स में नहीं डाल, अतुल्य में नहीं डाली, वो मेंस क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। तो आपके पास काफी अच्छा स्कोप मिलेगा। देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन में ये थीम्स मैंने लोकेट करी। इस बार ट्रांसपोर्टेशन का यदि आप सवाल को देखोगे, डिस्कस द रोल ऑफ पोर्ट्स इन इकोनॉमिक एडवांसमेंट, हम करवाते ही हैं, पोर्ट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है, और गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। तो ये भी एक सवाल है जो हम लोग करवाते हैं। तो इसी के तर्ज पे नए सवाल बना दिए हम लोगों ने, है ना, जो पीवाईक्यू है। तो मल्टीपल सवाल इस तर्ज के ऊपर हम लोगों ने बना दिए। तो ये जो सारा प्रोग्राम है इस तरह से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बड़ा सिंपल सा ना, पीवाईक्यू का एक उदाहरण आपके सामने लेकर आया कि भाई रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस करना है। ज्योग्राफी में क्या डिमांड है कि भाई अगर हिमालयस पूछा गया है, बता दो इंट्रोडक्शन में हिमालयस क्या होता है। तो अब रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस बताओगे कि हिमालयस जो एक फॉर्मिडेबल माउंटेन चेन है जो 5 देशों में होकर गुजरती है, और इसके मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्लेट टेक्टोनिक के प्रोसेस से फ्रिंजेस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड इंडो यूरेशियन प्लेन के ऊपर बनी हुई है। और इसी डिवीजन को अगर हम आगे व्याख्या करें तो 3 पार्ट में रीजनली हिमालयस को डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है पंजाब हिमालयस, जिसके अंदर हम लोग इंडस से लेके काली रिवर तक, जो कि कुमाऊं और नेपाल को सेपरेट करती है, तो रिवर इज द बाउंड्री। तो काली रिवर और इंडस के बीच के जो माउंटेन्स हैं उनको पंजाब, वेस्टर्न
हिमालयस बोला जाता है। वेस्टर्न हिमालयस में दो भाग है, एक पंजाब हिमालयस है, एक कुमाऊं हिमालयस है। फिर आते हैं जी सेंट्रल हिमालयस। सेंट्रल हिमालयस दो नदियां, तीस्ता रिवर जो कि दार्जिलिंग है ना उधर से निकल के आ रही है, और जो है काली रिवर के बीच वाले हिमालयस को सेंट्रल हिमालयस बोला जाता है, जो भारत में नहीं है, नेपाल में है। फिर हमारे ईस्टर्न हिमालयस है, जो तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर जब देहंग बन के भारत में एंटर करती है तो नामचा पर्वत तक जो हमारे हिमालयस है, तो हमारे हिमालयस क्या है, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है इसको ईस्टर्न हिमालयस बोला जाता है। तो इस तरह से तीन हमने हिमालयस के बारे में बातें, ये पूछा था, सीधी बात पूछी थी ना, तो सीधा सीधा बता दिया हिमालयस के बारे में। फिर एक कंक्लूड बता दिया कि हिमालय जो है एक बहुत बड़ा माउंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सीरीज ऑफ रेंजेस आर इन्वॉल्व, जहां एक तरफ से ट्रांस हिमालयस है तो दूसरी तरफ ग्रेटर, लेसर और शिवालिक्स भी इसके भाग हैं, और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल में भारत के अंदर। तो ये इनका जो है एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रखा, राइट। सीधा है, सिंपल है, आपको क्लासेस में जब पढ़ाया जाएगा तो समझ आएगी बात, लिखवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवानी। जैसे अगर मैं 23 क्वेश्चन लेकर आया हूं तो मैं 15 डिस्कस कर लूंगा, 6 से 7 आपको कहूंगा यहीं पे लिखो, यहीं पे चेक करेंगे, यहीं पे इसको इवेल्युएट करेंगे और इसका एक बेहतर आंसर हम लोग प्रयास करेंगे। डेली बेसिस पे 4 से 5 जब हम आंसर्स के साथ ऐसा करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 50 दिनों का ये पूरा प्रोग्राम है, 45 दिन चलेगा, 5 दिन उसमें संडे है, तो 45 दिनों के अंदर आपका जो है 200-250 आंसर जब आप क्लासेस में लिखोगे तो आपका हाथ खुलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक टैक्ट आपको आ जाएगा, स्किल आ जाएगी, उसी को आपने इंप्लीमेंट करना है। इस बार मौका लगेगा, इस बार इंप्लीमेंट करेंगे, टैक्ट आ गई है, अगले साल इंप्लीमेंट। कभी भी जैसे ना बहुत बड़ी गलती विद्यार्थी जो करते हैं, जो हम लोगों ने भी करी, मौके का इंतजार, मौके मतलब सीसेट कमजोर है, मार्च का इंतजार करेंगे कि मार्च से जून के बीच में सीसेट करेंगे, कभी नहीं हो पाता, फिर लास्ट में पैनिक होता है, मैथ्स छोड़ देते, थोड़ी बहुत रीजनिंग करके चले जा रहे। हो क्या रहा है, इस बार सीसेट फंस गया। हर बार पता है कि जब आंसर राइटिंग से पेपर निकलता है, देख लेंगे प्री और मेंस के बीच में जो एक हम लोगों का स्वभाव होता है, उससे बचना है। आज करो चीजें, अगर आपने जीवन में लक्ष्य को धारण कर ही लिया है कि इसको क्वालिफाई करना है, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी कुछ किया जाएगा वो आज किया जाएगा, वो मौके पे नहीं किया जाएगा उस दिन। इस चीज का ध्यान रखना है। यहीं पे मैं रुकता हूं, बाकी टीचर्स ने भी आना, उनका भी एक बार आप देखिए सेशंस किस तरह एग्जीक्यूट होगा। 6 से 7 टीचर्स हैं, पूरा एग्जीक्यूशन अलग अलग टीचर्स अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या चीजें हम लोगों ने करी, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। एंड आज के लेक्चर में हम अपने प्रोग्राम अतुल्य को डिस्कस करेंगे। सो ये प्रोग्राम है क्या और किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, जो कि आपके जीएस पेपर 1 का पार्ट बनता है। सो क्या सिलेबस है, कौन से थीम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे HPS मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये उसको कैसे एड्रेस करता है ना। एज यू नो, अगर आप लास्ट 2 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें सोसाइटी के, काफ़ी डायनेमिक आपको देखने को मिलते हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से लिया जाता था, लेकिन आज आपको इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिल रही है। एंड सोसाइटी हैज़ बिकम वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स राइट नाउ। अगर हम आज की बात कर रहे हैं, रीसेंट पेपर की बात कर रहे हैं, सबसे मुश्किल सवाल सोसाइटी से पूछे गए हैं। सो सोसाइटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन सी हमने थीम्स आइडेंटिफाई की हैं जिसके बेसिस पे हमारा अतुल्य प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक तरह से आंसर्स भी प्रोवाइड करेगा, एंड जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको क्लासेस के सेशंस में देखने को मिलेगी। सो एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे कुछ स्निपेट्स भी रहेंगी कि किस तरह से हमने ये वर्कबुक डिज़ाइन की है और किस तरह से आप अपनी कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, राइट। सो विल बी स्टार्टिंग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और आज सोसाइटी के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। एंड थीम वाइज क्या सेग्रीगेशन रही है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से, किस पर्टिकुलर थीम से पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस वुड बी अ अतुल्य प्रोग्राम विच इज़ कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पर आपको वर्कबुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड स्पेशली हमारा फोकस किस पे है कि जब आंसर राइटिंग करी जाए तो आप अपने हाथों से खुद आंसर लिखें, वो प्रैक्टिस आपको इस किताब में देखने को मिलेगी, राइट। सो अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, किस तरह से इसके कंटेंट को एनरिच किया जाएगा हमारे प्रोग्राम के थ्रू, और ये किस तरह से अलाइंड है HPS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट। सो विल डिस्कस इट इन डिटेल।
ना अगर हम 2020 की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन की थीम्स रही हैं उस साल जो सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इट वाज डिसेबिलिटी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक आपको देखने को मिलता है एचपीएस का। कल्चरल टूरिज्म, ट्राइबल प्रैक्टिसेस स्पेशली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पूछी गई हैं। कास्ट स्ट्रक्चर, किनशिप, डिसेंट वर्सेस अलायंस एंड जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन एंड रीत कस्टम आपको देखने को मिलती है। तो हिमाचल स्पेसिफिक फोकस किस पे रहा है? किन्नौर पे, रीत विच इज कल्चर, कास्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड कल्चरल टूरिज्म पे आपको फोकस देखने को मिला है। ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस पे से पूछे गए हैं? कास्ट और जेंडर एक आपको ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी थीम देखने को मिलती है जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम आगे पीडीएफ में देखेंगे भी। 2021 की अगर थीम की बात करते हैं तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात की गई है, ट्राइबल ट्रांजिशन की बात की गई है, मैरिज एंड स्टेटस आपको देखने को मिला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कास्टिज्म आपको देखने को मिला, स्ट्रैटिफिकेशन एंड जेंडर, और कैसे चेंज हुआ है ट्राइबल मैरिज। अगर हम एचपी के फोकस की बात करते हैं तो मैरिज कस्टम्स और ट्राइब्स, स्पेशली जो ट्राइबल ग्रुप्स आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शनल सोशियोलॉजिकल रीजनल ट्रांजिशन आपको देखने को मिली है ना। अगर हम 2020 की बात करते हैं, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, नॉट वेरी टफ। लेकिन बाय एंड बाय 2021, 2022, 2024 आपको जो देखने को मिला है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नाउ इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिली है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक थीम जेंडर है और एक थीम कास्ट है, तो वो जेंडर और कास्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। सो इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ऐसे 2023 की बात करते हैं तो जेंडर इन एचपी, मास मीडिया, कल्चर, ऐसे ही अगर हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि जो ट्राइबल टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डिसेबिलिटी इंक्लूजन, रूरल वर्सेस अर्बन, सो यहाँ से जो थीम्स हैं वो एड्रेस की गई हैं। सो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट आया है, आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स के पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड द रीसेंट पेपर जो आपको 2024 का देखने को मिला है, वहां पर आपको फिलोसफिकल कंटेंट देखने को मिला है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, किनशिप वर्सेस सिटीजनशिप पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। दिस इज वन थिंग जो आपको डेप्थ में जब तक नहीं पता है, जब तक उनके कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी नहीं पता है, तब तक आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम कास्ट एंड एचपी की बात करते हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किनशिप वर्सेस सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। नाउ थीम वाइज यहाँ पर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो 2020 से लेकर 2024 तक क्या थीम्स रही हैं। पहला आपको देखने को मिलता है विच इज कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना। कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 4 साल में। आप मान सकते हैं हर बार कास्ट और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट मीन्स ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो हमारा अतुल्य प्रोग्राम है वो इसी को केटर करता है। सो अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, हम थीम वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी की प्रैक्टिस आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी, राइट। सो कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 4 क्वेश्चंस, ऐसे ही ट्राइबल सोसाइटी, एज आई हैव टोल्ड यू, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। जेंडर एंड विमेन एम्पावरमेंट, अगेन वेरी वेरी क्रूशियल, अगेन पिछले 4 साल में हर साल जेंडर और वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। किनशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो हर 4 साल में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कल्चरल चेंज एंड प्रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है 4 क्वेश्चंस, वहां पर भी आपको केटर होते हुए दिखते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर कल्चरल चेंज एंड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अगेन 2020, 2021, 23, 24 हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थीम। नेक्स्ट इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलोसफिकल कंसेप्चुअल, ये जो किनशिप वर्सेस सिटीजनशिप, रिलीजियोसिटी, ये आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिली है 2024 के पेपर में। सो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2024 में ही पूछे गए हैं। ऐसे ही मास मीडिया और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। पिलग्रिमेज और इंटीग्रेशन की बात करते हैं, 2021 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नाउ ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो एक तो चीज पक्की है कि आपको अगर हम सोसाइटी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हिमाचल स्पेसिफिक है। तो आप कह सकते हैं कि स्टडी फोकस रहा है किस पे, हिमाचल के सोशल स्ट्रक्चर पे। दूसरा, अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपको
किससे? इंटरसेक्शनैलिटी और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पे। ना इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है? दो थीम्स को मर्ज करके अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर जेंडर पे पूछा जा रहा है तो सिर्फ जेंडर पे ही आएगा। अब आपको देखने को मिल रहा है जो क्वेश्चंस की डेप्थ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो बहुत ज्यादा आपको रूटेड देखने को मिल रही है, राइट? ऐसे ही आपको देखने को मिलता है फ्रॉम ट्रेडिशनल कस्टम्स टू पॉलिसी रेलेवेंस, जैसे सोशल पॉलिसी पे, इंक्लूजन पे, यूथ माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कह सकते हो एक तरह से जो पहले ट्रेडिशनल कस्टम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आप देख सकते हैं वो पॉलिसी रेलेवेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ द फोर्थ थिंग एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज इन डिस्गाइज, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं किनशिप वर्सेस सिटीजनशिप या करप्शन फ्री सोसाइटी को किस तरह से ये हेल्प कर सकती है। तो यहां पर आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी क्रूशियल। ऐसे चेंजिंग ट्रेंड्स की वजह से ही जो सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं, दे हैव नाउ बिकम वेरी टीडियस, बहुत मुश्किल से करे जा रहे हैं वो इसीलिए। क्यों? क्योंकि आपको ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, जिसमें से इंटरसेक्शनैलिटी तो आई है, साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल डेप्थ्स भी आपको देखने को मिली है, राइट? नाउ की टेकअवेज क्या है? अब आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब आपको जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। आपको एचपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, जो कि आपके आंसर को इनहांस कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी क्रूशियल। प्रैक्टिस बोथ फैक्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का कोर एजेंडा है कि किस तरह से हमने पीवाईक्यूज से एनालाइज किया है इसको, और जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इसी वे में होंगे, जो आपके एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरा, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और दोनों ही फैक्चुअल और एनालिटिक जो भी यहां पर राइटिंग होगी वो करवाई जाएगी, राइट? नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाइब्रिड क्वेश्चंस, एज आई हैव टोल्ड यू। यहां पर जैसे किनशिप वर्सेस सिटीजनशिप पे पूछा गया है, आपसे कल को किनशिप वर्सेस ट्रांसपेरेंसी पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट? सो आप देख सकते हैं हाउ द फोकस हैज इवॉल्व्ड। सो एज आई हैव टोल्ड यू, अगर हम 2020 की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक इंक्लूजन, तो आप कह सकते हो फैक्चुअल, ज्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज्यादा फैक्ट आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलती थी। लेकिन जब हम 2021 में आए तो आप देख सकते हो इट हैज शिफ्ट टू प्रोसेस एंड डायनेमिक्स पे मूव कर चुका है। जैसे हाउ पॉलिटिक्स रीशेप्स द सोसाइटी, आस्क्स फॉर इवैल्यूएशन एंड एचपी केस स्टडीज पूछी गई हैं। ऐसे 2023 की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल डिबेट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट स्पेसिफिक डेटा आपको जेंडर आउटकम्स पे बताना चाहिए, तो एक तरह से थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग आपको बहुत ज्यादा चाहिए। और 2024 में तो आपको देखने को मिला है, जो लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिला है, विच इज फिलोसफिकल और गवर्नेंस लेंस को आपको एक तरह से माइग्रेट किया गया है। सो सिटीजनशिप, किनशिप, कंपैरेटिव रीजनल सोशियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग देखनी पड़ेगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आवर अतुल्य प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। यही जो चीजें हैं, यही जो डिमांड्स हैं, इसको केटर किया जाएगा, राइट? सो रीडिंग द ट्रेंड अगर हम बात करते हैं तो फैक्चुअल से एनालिटिकल हुआ, एनालिटिकल से अब फिलोसफिकल हो चुका है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, जो पहले आपको आइसोलेटेड थीम्स देखने को मिली थी, अब वो एक्चुअली में इंटरसेक्शनैलिटी हो चुकी है। बहुत सारी थीम्स एक ही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, और यहां पर ब्रॉडर हिमाचल प्रदेश एंगल आपको देखने को मिला है। Now these are some of the snippets from our book, जो हमारी अतुल्य की वर्कबुक आपको देखने को मिलेगी, कंटेंट एनरिचमेंट वर्कबुक देखने को मिलेगी, उससे आपको ये स्निपेट्स देखने को मिले हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो सोशल जस्टिस पे रहेगा, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट्स पे और पीडब्ल्यूडीज पे। ना एज यू नो, विमेन एम्पावरमेंट पे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन एनी सेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप देख सकते हैं हमने पहले पीवाईक्यूज को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कैन यू सी। सो पीवाईक्यूज को प्रॉपर्ली एनालाइज किया गया है कि एचपीएस 24 में क्या आया, 23 में क्या आया, 2018 में क्या आया, और यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि आने वाले सालों में कैसे क्वेश्चंस, अगर हम इस ट्रेंड एनालिसिस से चलते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक बॉक्स प्रॉपर्ली हर चैप्टर में देखने को मिलेगा ना। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन से ना, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं, वहां की डेफिनेशंस, वहां के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम आज की बात करते हैं
तो आपका डेफिनेशन से, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स प्लस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, इट इज इजी। सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। कैन यू सी, हमने इंटरसेक्शनैलिटी यहाँ पर बिल्ड करी है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को सोशल जस्टिस से कैसे केटर कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो इंटरसेक्शनैलिटी पे रहेगा, क्योंकि अब डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, अब आपको स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी एनहांस होगा, राइट। सो 8 मार्क का क्वेश्चन है, सो आपको कंटेंट दे रखा है। इवन कैन यू सी, ये केस स्टडीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी, विच इज अ की फीचर इन सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगर आप केस स्टडी लिख के आ रहे हैं, आप मान के चलिए आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लैरिटी है? सो यहाँ पर आप केस स्टडीज भी देखेंगे एंड इवन हर क्वेश्चन में आपको एक ना एक केस स्टडी जरूर देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलता है। अगेन आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इन द लाइट ऑफ 33% रिजर्वेशन। सो बेसिकली रिसेंटली आपको 33% रिजर्व्ड सीट्स देखने को मिली है विमेन की इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, आपको हर क्वेश्चन के बाद एक केस स्टडी देखने को मिलेगी जो कि आपके पेपर की इन्हांसमेंट करेगा फॉर श्योर, क्योंकि यही आपको आउटस्टैंड करेगा दूसरे बच्चों से। क्लैरिटी है? सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड मोर इंपॉर्टेंटली नाउ यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन। नाउ कैन यू सी अ ब्लैंक स्पेस है? ये ब्लैंक स्पेस जो है, यहीं पर क्लास में ही आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे एंड क्लास में ही क्वेश्चंस लिखवाए भी जाएंगे। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो वो किस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाएगी, बॉडी कैसे लिखा जाएगा, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से करनी है, किस तरह से सोचना है, वो भी आपको क्लास में ही करवाया जाएगा। सो अगर आप क्वेश्चन 3 की बात करें, डिस्पाइट न्यूमरस लॉज एंड पॉलिसीज एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन, जेंडर बेस्ड वायलेंस रिमेन्स अ प्रेवलेंट। सो बेसिकली यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी आपको देखने को मिली है। सो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको क्लास में ही करवाई जाएगी। सो दिस इज अ शॉर्ट स्निपेट फ्रॉम आवर बुक, जो कि आपके स्पेसिफिकली सोसाइटी के लिए बनाई गई है, राइट। सो यहां पर हमने ट्रेंड एनालिसिस एक बारी देखा, उसके बाद किस तरह से अतुल्य प्रोग्राम आपको एम्पावर करेगा, स्ट्रेंथन करेगा आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को, और किस तरह से आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा। अतुल्य प्रोग्राम वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल जो मेंस दे रहे हैं, या फिर अगले साल या उससे अगले साल किसी ने भी मेंस देना है। यहां से आपको सोचना सिखाया जाएगा, किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से जॉट डाउन करे जाते हैं पॉइंट्स, और किस तरह से स्ट्रक्चरिंग करी जाती है, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक, और मैं आपको मेंटोर करूंगा आपके इस अतुल्य सीरीज में हिस्ट्री सेक्शन के लिए। देखिए, ये जो हमारी अतुल्य सीरीज है, इसमें हम मेंस, एचपीएस मेंस एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने ये इनिशिएटिव इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। आप मेंस एग्जाम को इस तरीके से हैंडल करें कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो, और इससे आपको बेनिफिट हो फाइनल लिस्ट में अपना नाम जो है वो देखने में। तो इसके लिए हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है। कुछ हमने कोर पॉइंट्स जो हैं हमने वो उठाए हैं, और उसके हिसाब से ही इसको पूरा प्रोग्राम किया है, ताकि आप इससे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर जा पाए, और कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम दिखे। तो हम देखिए क्या किया है हमने इस प्रोग्राम में। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, जल्दी से देखेंगे। एक बार यहां पे देखें, जैसे मैं आपको थीम्स के पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूं कि हमने ना अपने सब्जेक्ट को थीम्स में डिवाइड किया। पहले तो मैं थीम्स पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है आपका कल्चर ऑफ इंडिया। तो कल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के पूरे जो कल्चर के एस्पेक्ट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो हमने एक सेक्शन में रख दिए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन है, उसको हमने बिल्कुल अलग रख दिया है। और फिर तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हमने
तीसरे सेक्शन में रख दिया है। तो 3 अलग अलग पोर्शंस हम कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा अप्रोच का डिफरेंस है, वो हम देखेंगे अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। पर हम कैसे ओवरऑल टैकल करने वाले, हमने कुछ थीम्स बनाई हैं। जैसे कल्चर सेक्शन में हमने डिफरेंट थीम्स में डिवाइड कर दिया है उसे, और जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक थीम है पर्टिकुलरली आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। इस थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, जो इसी थीम से पूछा गया है। और इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इससे या इससे मिलती जुलती थीम के हमने आगे जो है आपके लिए रखे हैं इस फाइल के अंदर, और ये हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इस पूरे प्रोग्राम में। आपको वर्कबुक्स दी जाएंगी, उसके जरिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब इस प्रोग्राम में रहने क्या वाला है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हिस्ट्री को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं उसको आप प्रैक्टिकली अभी समझ जाएंगे। देखिए, हम अतुल्य प्रोग्राम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करेंगे, क्या जो है हम इसमें चीजें करने वाले हैं। देखो, पहली चीज यहां पे आप देखें कि बेटर आंसर और स्ट्रक्चर। देखो, एक चीज है, जब हम मेन आंसर राइटिंग करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटर आंसर स्ट्रक्चर, तो वो हम बनाएंगे। तो इसमें कैसे आपको जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तीनों डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के, चाहे वो कल्चर ऑफ इंडिया है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें इन तीनों को किस तरीके से लिखना है अलग अलग डायरेक्टिव्स के साथ, वो हम वहां आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे आपको हेल्प करेगा, अगर आपकी स्ट्रक्चरिंग बेटर है तो आप हर क्वेश्चन में कम से कम 1.5 से 2 मार्क्स जो है वो ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी और स्ट्रक्चरिंग की वजह से। और इससे आप जो अलग अलग जो क्वेश्चंस है, जैसे एनालाइज द इंपैक्ट अगर पूछ रहे हैं या डिस्कस द कॉजेस, तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। साथ ही डायरेक्टिव हैंडलिंग, अब देखो जैसे डिस्कस, एग्जामिन, एलैबोरेट, अलग अलग तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है, और जो क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी इंटरप्रिटेशन कैसी होनी चाहिए, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। और मिस इंटरप्रिटेशन ना हो क्वेश्चन की, ये भी आपको समझाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। तो डायरेक्टिव हैवी क्वेश्चन जो भी हैं, जिसमें डायरेक्टिव का ही रोल रहता है, वो आप टैकल करना सीख जाएंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, हम यहां पर हर क्वेश्चन में एक कंपोनेंट टेबल भी ऐड कर दे रहे हैं, जिसमें कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में होते हैं, डायरेक्टिव जो है वो भी, और साथ में कैसे आपको जो है वो क्वेश्चन को टैकल करना, आंसर कैसे फ्रेम करना है, वो भी हम आप कंपोनेंट टेबल की तरह जरिए आपको बताएंगे। इससे प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है। एक्चुअली पेपर में जाने से पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए अपने आंसर्स को बना सकते हैं, ये भी आप इस प्रोग्राम में सीखेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी आप इससे समझ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन हम करेंगे हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हिस्ट्री में, जैसे ट्राइबल, पीजेंट, रीजनल लीडर, विमेन, ये सारे जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है ना, वो हम कवर करेंगे इसके अंदर, और एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे कि ये आप दे सकते हैं। तो होता क्या है कि एग्जाम पेपर में होता क्या है, यहां वहां पे एक इश्यू आता है कि आपको एग्जाम्पल जल्दी से क्लिक नहीं करते, लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो वो आसानी से क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग बनेगी और फॉर्मेट से आप फेमिलियर हो जाएंगे, आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। और रिपीटेड थीम्स जो पेपर में पूछी जाती हैं, उसमें तो आपके पूरे के पूरे वैसे के वैसे आंसर वहां पे बन जाएंगे। तो इसके लिए ये प्रोग्राम बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। हम साथ में क्लास में क्या करेंगे, फ्लो चार्ट्स, हेडिंग्स बनाएंगे, और डे वाइज प्लान जो होगा वो आपको चीजों को याद करा देगा कि हमने डे 1 पे ये चीज की थी, डे 2 पे ये की थी, और इसमें कि हमने ये वाले एग्जांपल्स किए थे, तो और बेसिकली हमने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया था, वो सारी चीजें आपको मदद करेंगी। तो पेपर से पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इसकी वजह से, और रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा इन फ्लो चार्ट्स के जरिए और इन छोटे छोटे टूल्स के जरिए। ऊपर से हमने तीनों ही सेक्शंस में क्रोनोलॉजी वाइज अप्रोच रखी है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, और चाहे फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, और थीमेटिक सीक्वेंस भी है, तो हमने वो सब फॉलो किया है, थीम भी फॉलो की है और क्रोनोलॉजी भी फॉलो की है। जैसे मॉडर्न इज मोर क्रोनोलॉजी बेस्ड, तो हमने वैसे फॉलो किया है,
और कल्चर थीम बेस्ड है तो हमने वैसे फॉलो किया है। तो इससे क्या होगा कि आप लॉजिकल टाइमलाइन फॉलो करते हुए बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे सब्जेक्ट की, और इससे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे ट्रेस द एवोल्यूशन फॉर, जो क्रोनोलॉजी पूछते हैं, डिमांड करते हैं, वो भी आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और बेटर आंसर प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ भी बना पाएंगे। मान लो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजी देनी है तो वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज अबाउट क्रोनोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, एक चीज बैलेंस्ड कंटेंट अप्रोच। अब आप क्या करेंगे, हम आपको फैक्ट्स को कैसे मिक्स करना है, एनालिसिस कैसे करना है वो बताएंगे, साथ ही में आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए इसके लिए हर पार्ट में कितना आपको जो है वो वैल्यू ऐड करना है वो भी बता पाएंगे। तो ये आप जो है वो करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लाइक जो वाज द पार्टीशन इनएविटेबल, ऐसे कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आप पहले ही समझ जाएंगे कि आपको किस पार्ट को कितनी वैल्यू देनी है, और उसी हिसाब से आप अपना आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस ऑल विल बी डन अंडर दिस अतुल्य प्रोग्राम, और हिस्ट्री को हम इस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे पहली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। मेरा नाम है पीयूष एंड कंटिन्यू करते हैं इस अपने इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन को। देखिए, मेन पर्पस ये है यहाँ पे इकोनॉमी वाले पार्ट, जो आपका जीएस पेपर 6 उसका सीरियल नंबर 6 आता है, तो जनरल स्टडीज वाला पेपर है, उसमें यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड 3 जो कि आपका इकोनॉमी से रिलेट करता है, चाहे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें एंड साथ साथ हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें। तो इस सेशन में जो हमारा एचपीएस मेंस का जो एग्जाम है आपका, उसके लिए अतुल्य जो बैच, अतुल्य कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम हमारी तरफ से चलाया जाता है। आज का उद्देश्य यह है कि जानना कि कैसे उसको यूज करके, इस बैच को यूज करके आप अपने मार्क्स को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कैसे जो है आपका कंप्लीट कवरेज ये इंश्योर करता है, ना सिर्फ आपके स्टैटिक पार्ट की सिलेबस के साथ मैप करके, बट ऑल्सो कि कहां पे एरियाज हैं जिनको आप ऐसे समझ सकते हो कि कमीशन ने अभी तक उस पे सवाल जो है पिछले पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछे हैं। तो वो कुछ हाई पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे सवाल बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है आने वाले इस मेंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द अतुल्य इनिशिएटिव बाय सिविल स्टाफ हिमाचल, और हमारा कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है ये। हर साल हम रन करते हैं ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि ये वाला जो सेशन है जिसमें इसमें हम इकोनॉमी वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट ब्रीफली टेकिंग अ लुक एट द सिलेबस। देखिए, मैंने आपको यहाँ इकट्ठे ही दिखा रखे हैं जो मैं कह रहा था। जीएस पेपर 6 में आपके सब यूनिट 1 का सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड 3 के जो सिलेबस में पार्ट लिख रखे हैं, जिसमें ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं। स्टैटिक वाला जो पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं। प्लस आपका जो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सब यूनिट 3 स्पेसिफिकली जो है, एक पूरा सब यूनिट 3 जो है वो इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखो इस पर्टिकुलर अतुल्य बैच का जो इनिशिएटिव है, अतुल्य बैच का जो मेन फोकस रहता है कि एक तो पास्ट ईयर में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचपीएस मेंस एग्जाम में सवाल जो है वो कैसे पूछे हैं, कहां से पूछे हैं। खास तौर से पिछले 2 साल से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जब से 4 मार्कर जो है वो बाहर हो गए हैं, 20 मार्कर को डाउन साइज करके 12 पे ले आए, और 8 मार्कर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 8 और 12 नंबर वाले सवाल आपके कंटिन्यू हो रहे हैं। तब से थोड़ा पैटर्न चेंज भी हुआ है। सवाल जो है जिस तरीके से कमीशन पूछता है उसके डिफिकल्टी लेवल में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। तो एक तो हम देखेंगे कि इसमें से कहां से सवाल पूछे हैं, एक बात। दूसरी बात कि इसमें कौन सी लाइंस, सिलेबस में कौन सी कमीशन ने लाइंस लिख रखी हैं, बट अभी तक प्रीवियस ईयर में हमें मेंस में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है रिलेटिवली उसके ऊपर। तो वो पोटेंशियल एरियाज बनते हैं जहां पे शायद हो सकता है कमीशन इस साल सवाल पूछ ले हमसे। ठीक है, तो ये तो रही एक बेसिक सिलेबस की बात, जिससे आई बिलीव आप लोग जो है ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके होंगे, है ना। चलिए, अब बिफोर वी गो टू कि कैसे हम इस बैच को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं चाहता हूं कुछ सिंपल आप मेथड यहां पे समझो, जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो, नाउ योर प्रीलिम्स इज ओवर, है ना। आपका जो स्क्रीनिंग स्टेज था वो खत्म हो चुका है। अब जो एलिमिनेशन स्टेज जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपका स्क्रीनिंग स्टेज है। यहाँ पे अब आपकी जो टेस्टिंग होने वाली है वो आपके एक एक मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट में रैंक, आपका
सर्विस, आपका एलोकेशन सारा कुछ डिसाइड करेगी, है ना। तो स्क्रीनिंग जो मैं कह रहा था प्रीलिम्स में हो चुकी है, अभी आपका टेस्टिंग स्टेज है, तो हर एक नंबर जो है वो मैटर करता है और इसीलिए स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। इसमें दो बातें हैं, देखो, एक तो है जनरल बात। जनरल बात का मतलब ये हो जाएगा कि आपको जो आंसर का स्ट्रक्चर है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं थोड़े स्टैटिक नेचर के होते हैं, जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें या कल्चर एएमसी की बात करें, बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा डायनेमिक नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी वाला जो पार्ट है या इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पार्ट है ना, ये डायनेमिक नेचर के सब्जेक्ट है। तो क्योंकि इकोनॉमी भी ऐसा ही नेचर का सब्जेक्ट है, तो इसमें देखिए आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी, उसके लिए कंक्रीट एक्शन क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल, डेटा, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, एंड कितने इंपैक्ट पड़ सकता है कि कैसे पॉजिटिवली आप अपने स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को आप थोड़ा इंप्रूव, बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए मैंने भी क्या कहा कि ईच सिंगल मार्क विल काउंट, ईच सिंगल मार्क विल मेक अ डिफरेंस इन योर रैंक। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि देखो, थरो सिलेबस कवरेज, कि सिलेबस की कवरेज पूरी होनी चाहिए, जो हम अतुल्य में मैपिंग के साथ इंश्योर करेंगे कि आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर होगा। तो इसमें क्या है, आपको पूरा हिमाचल की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, सर्वे का पार्ट, है ना, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंडस्ट्री एटसेट्रा, तो ये सारा कवर होना चाहिए। एग्जांपल जैसे यूज एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, यूज लेटेस्ट बजट डेटा 2025-26, क्योंकि स्पेसिफिकली हम अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट स्पेसिफिक सवाल पूछता है कमीशन आपसे, स्टेट स्पेसिफिक डेटा जो है आपके पास होना, स्टेट स्पेसिफिक चीजें आपको पता होनी आवश्यक है ना। यहां हम यूपीएससी की बात तो कर नहीं रहे, हम एचपीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है। 15 से 20% आप क्लैरिटी और कंप्लीटनेस इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, बढ़ती है उस हर एस्पिरेंट की जिसको थरोली पता है कि क्या एक सिंगल लाइन नहीं, एक एक सिंगल शब्द जो कमीशन ने मेंशन किया है सिलेबस के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा लेटेस्ट डेटा, स्पेसिफिकली क्योंकि हम यहां पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बोल रहा था इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, है ना। So use latest statistics from 2024, 2025 and जो अभी फर्स्ट हाफ है, स्पेसिफिकली जहां तक का करंट अफेयर्स आपके पास अवेलेबल है 2025 का, वहां तक का आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेटा एचपी, एप्पल प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर का शेयर, एग्रीकल्चरल जीडीपी में, जीवीए में, तो लेटेस्ट आपके पास आंकड़े होने आवश्यक हैं जहां तक इकोनॉमी की बात, ठीक है। सो 15 से 20% क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस ऐड करता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि देखो इस बात को समझो कि आपका जो आंसर सब्सटैंशिएट होगा, सब्सटैंशिएट करने का मतलब क्या होता है, मेरा अर्थ यहां पे कहने का ये है कि जब आप कोई पॉइंट, आर्ग्यूमेंट, यू आर ट्राइंग टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, आप कोई तथ्य, आप कोई आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, तो उसको अगर आप फैक्ट से, स्टैटिस्टिक्स से, कुछ तथ्यों से, क्रेडिबल सोर्सेस से तथ्यों, फैक्ट्स को, तथ्यों को यूज करके आप बैक करते हैं, तो वो आपकी उसकी रेलेवेंस को, क्रेडिबिलिटी को जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज कर देता है, इसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये करें। चलिए, देन थर्ड पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेस का डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, यूज गवर्नमेंट स्कीम एंड देयर डिटेल्स, बेनिफिशियरीज, आउटकम्स, चैलेंजेस, ये आपको पता होने जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे इसको इनकॉर्पोरेट किया है, बट आपको अलग अलग स्कीम्स के डेटा इसीलिए याद होने जरूरी हैं। सो एड 10 to 15% स्पेसिफिसिटी एंड इंपैक्ट, कि आपको वहां पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, या उस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के सब सेक्टर में, अगर मान लो प्राइमरी सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में, या वेजिटेबल्स में, या एरोमेटिक प्लांट्स में, या एप्पल्स में, कितना स्पेसिफिक आप जा सकते हो, कितना आपके पास डेटा जो है याद है आपको, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, ये हमने बात कर ली कि क्लियर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, जनरल पॉइंट है वैसे कि देखो एवरीबॉडी नोज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, बात सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए ही हम Q&A फॉर्मेट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं अतुल्य बैच को। सो आप बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स एंड पैराफ्रेजिंग जो है उसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, लेट मी जस्ट क्लीन इट, वेरी इंपॉर्टेंटली इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल ऑल्सो हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है, फ्लो चार्ट्स हो गए, एंड सर्टेन माइक्रो डायग्राम्स ऑल्सो आप बना सकते हैं
इकोनॉमिक्स में ये स्कोप आपको वैसे भी एक एडेड एडवांटेज मिलता है, इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है ना, आईआर में है, जहां पे आप लोकेशन है कुछ वो दिखा सकते हो। तो इकोनॉमी में स्पेसिफिकली ये चीजें हेल्प करती हैं, और ये हम अपने क्लासेस में जो तुल्या का इकोनॉमी वाला पार्ट चलेगा उसमें हम इनको यूज करने वाले हैं एक्सटेंसिवली, ठीक है। सो दिस विल ऐड अनदर 10 to 15% रीडेबिलिटी एंड एग्जामिनर फ्रेंडलीनेस। देखो ये बात ना मैं बार बार बोलता हूँ स्पेसिफिकली मेंस वाले टाइम पे बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, कि जितना आप एग्जामिनर के लिए यू विल ट्राई टू मेक लाइफ इजियर फॉर हिम और हर हूसोएवर इज एग्जामिनिंग योर आंसर शीट्स, वो उतना वाइस वर्सा होगा कि आप उसके लिए आसान बनाओ, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, आप क्या बताना चाह रहे हो उस चीज को, वो उतना आसान आपके लिए करेगा इस एग्जाम को क्लियर करना, उतना आपको मार्क्स से रिवॉर्ड करेगा, राइट। सो एग्जामिनर फ्रेंडलीनेस एंड रीडेबिलिटी। चलिए, देन नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसके लिए देखो हमने क्या किया है, वी हैव द मेंस क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज भी जो हैं कवर्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में आपके पास इनके आंसर्स भी हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे जो हम करवा रहे हैं वही करो, खुद भी प्रैक्टिस करो, खुद भी अपने आप के होमवर्क को जो है उतना ही सीरियसली लो जितना अगर तुम एनरोल करते हो तो इस बैच को लेते हो, राइट। सो प्रैक्टिस करो, 20, 25, 30 इकोनॉमी का आंसर्स लिखो, आओ हमारे साथ बैठ के ऑफलाइन इंटरैक्ट करो। इस बैच को हम एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में। रेफर HPPSC मेंस पास्ट पेपर्स एंड मॉडल आंसर्स, ये सारे आपके मेंस क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं, जो सिविल स्टाफ ने आपके लिए रखा हुआ है, इस बैच का पार्ट ही है। सो 10 से 15 आंसर प्रिसिशन, 10 से 15% आंसर प्रिसिशन ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है आप में, आपके आंसर राइटिंग में, है ना। देन लिंक करंट अफेयर्स विद स्टैटिक सिलेबस, सो अपडेट और आंसर्स विद रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये आपको करंट करना पड़ेगा। हम क्लास में बैच में इसको भी ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये हम एग्जांपल वाला कॉलम देख रहे थे कि PLI स्कीम HP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कैसे इंपैक्ट है इसका, है ना। सो अनदर 5 to 10 डायनामिज्म एंड एनालिटिकल डेप्थ आपके आंसर में ये वाला पार्ट जो है वो ऐड करता है। चलिए फटाफट देखते हैं। अब ये तो हमने एक जनरल बात कर लिया, आप कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थीम्स पार्ट, अब हम इकोनॉमी स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करते हैं तो जो टॉपिक्स थीम्स हमने मेजरली आइडेंटिफाई किए हैं किस बेसिस पे, जो आपका एक तो सिलेबस है एंड दूसरा जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग, मनी बैंकिंग, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस, इंफ्रा अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड सर्टेन मिसलेनियस एरियाज, जहां पे एज सिलेबस के किसी पार्ट में फिट नहीं बैठता है लेकिन इकोनॉमी का ही हिस्सा है और सवाल शायद पूछा जा सकता है। चलिए सो अगर मैं एक बार आपको फर्स्ट थीम दिखाऊं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट थीम हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पे आधारित है। तो इसमें देखिए स्पेसिफिकली ये तो थीम हो गया हमारा। अब देखो इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं ये बताता हूं। देखो एक तो हो गया इसमें सब थीम के इंक्लूसिव ग्रोथ है, प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस है, डेवलपमेंट के इंडिसेस हैं, PQLI, HDI एटसेट्रा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। अब देखो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने PYQs पूछे हैं, जैसे और GDI इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे मीट करता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस सस्टेनेबिलिटी डिस्कस करो, वेरियस फंक्शंस ऑफ नीति, इवैल्यूएट इट्स परफॉर्मेंस, डिस्कस न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये PYQs हैं जिनको हम देख रहे हैं कि ये सब थीम जो है इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई हुए हैं। एक बात, दूसरी बात देखो जहां जहां पे अब हमें लगता है कि सिलेबस में तो वो चीजें हैं लेकिन अभी तक कोई PYQ एज सच दिख नहीं रहा उसके ऊपर, तो वो क्या है, उसके ऊपर देयर कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, FYP, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स। क्यों? इनके ऊपर स्पेसिफिकली पूछ चुका है सवाल, इसके ऊपर स्पेसिफिकली सवाल अभी नहीं पूछा उसने, सिलेबस में मेंशन्ड है जबकि, तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल पूछ ले। समझ रहे हो इस बात को? आई होप आई एम क्लियर, आई एम एम्पली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए ग्रेट, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि हम एग्जीक्यूट इसको कैसे करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखो लाइव आंसर राइटिंग भी होगी हमारी क्लास के अंदर। वी विल ऑल्सो हैव लाइव आंसर राइटिंग, वही उसी वक्त बैठ के सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब अगर मान लो मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस नहीं करने वाला, उसमें से हो सकता है मैं 10-15 क्वेश्चन जो है आपके साथ वहीं बैठ के लाइव एक्सरसाइज करूं क्लास के अंदर ही, बैच के अंदर ही। क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उसी वक्त, ताकि पता चले
कि आप कितनी इंप्रूवमेंट जो है वो कर पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड एंड मुझे लगता है इसके साथ ही आप जो है काफी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आईजी इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हाउ डज इट एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये Q&A फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि लाइव आंसर राइटिंग जो है वो भी इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर योर इकोनॉमी पार्ट, है ना। इसके बाद और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी आप इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन जो है वो देख लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए एंड मिलेंगे ऑन दी अदर साइड, आपके साथ मिलेंगे अतुल्य कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम में। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिमाचल, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। जैसे कि आपको पता है कि एचएस का प्रीलिम हो चुका है और कभी भी उसका रिजल्ट आ सकता है, तो ये वाला जो पीरियड है आपके लिए बहुत क्रूशियल है ना। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा उनके लिए भी और जिन लोगों का नहीं होगा उनके लिए भी, बिकॉज अल्टीमेटली आंसर राइटिंग तो सभी को करनी है। ठीक है, तो ये वाला पीरियड आप वेस्ट ना करें। इसमें हमारे साथ जुड़े अतुल्य इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसमें हम आपको मेंस आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव क्या है, इसमें आपकी कंटेंट एनरिचमेंट कराई जाएगी। देखो, क्वेश्चंस के आंसर्स ना तो सभी लिखेंगे, है ना, पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से डिफरेंट होगा बाकी लोगों से, वो यहां पे डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे, है ना, करंट अफेयर से उसको रिलेट करा, तब आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए ये इनिशिएटिव को हमने डिजाइन किया है। देखो, यहां पे जो मैं आपके साथ सब्जेक्ट लूंगा, माय नेम इज अजय सिंह, और मैं आपके साथ सब्जेक्ट लूंगा इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, अब यहां पे क्या हुआ है ना कि सिविल स्टैप की टीम इकट्ठे बैठी है ना, उन्होंने डिस्कस करा है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रीवियस ईयर एनालाइज करे हैं, उसका सिलेबस देखा है, और उसके बेसिस पे ये देखा गया कि भाई इस साल इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए डिजाइन करा है। अब इसमें हमने क्या किया है कि कुछ एक्सपेक्टेड थीम्स आइडेंटिफाई की हैं जो कि दोबारा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, और उनसे रिलेटेड जो करंट कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पे एक बुकलेट है उसमें कंपाइल किया है। जैसे ही आप क्लासरूम में बैठोगे आपको ये बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। हर सेशन में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरे लगभग आपके साथ 4 से 5 लेक्चर रहेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास में हम 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा, है ना, आपको बताया जाएगा कि आप कैसे लिखें, है ना, पहले आपको बोला जाएगा कि आप लिखो, फिर जो आपकी गलतियां होंगी आपको बताई जाएंगी, है ना, ये सारी चीजें कराई जाएंगी, है ना, प्रॉपर आंसर राइटिंग कराई जाएगी, और यहां पे आपको सीधे लाइव फीडबैक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, ये कुछ सिलेबस है हमारा जिसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। GS2 में आपका इंटरनेशनल रिलेशन आता है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया के इंटरेस्ट को वो अफेक्ट करती है। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। ठीक है, इंडिया के रिलेशन USA के साथ, रशिया के साथ, चाइना, पाकिस्तान और ये बाकी कंट्रीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा सिलेबस है। ठीक है, ये प्लस प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो इस कोर्स में होगा क्या, इस तरीके से सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया है ना। अब इसी सिलेबस में जैसे ये आपका बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स है। अब इसमें हमने क्या किया है कि साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे आपके लिखे गए होंगे। यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड में स्पेस कम था तो कम क्वेश्चंस लिखे गए हैं, बाकी जब आपको फाइल दे दी जाएगी तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। अब इसके बेसिस पे एनालाइज करके हमने देखा कि इस साल इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इंडियाज डिफेंस ओवर डिपेंडेंस, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना। ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि अगर S-400 है ना, जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास नहीं होता तो इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। ठीक है, तो इंडिया की ओवर डिपेंडेंस है अभी भी, है ना, दूसरी कंट्रीज पे फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अब हमको क्या करना है कि हमारा खुद का आत्मनिर्भर जो भारत इनिशिएटिव चलाया गया है उसके तहत हमारे को डिफेंस में भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो इस तरह की यहाँ पे थीम्स आइडेंटिफाई की गई है ना, और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऑलरेडी बुक में प्रिंटेड आएंगे आपको, अभी मैं आपको यहाँ पे बुक भी दिखाऊंगा। इसी तरीके से सेकेंड थीम, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उससे क्या थीम बन सकती है, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो यहाँ पे दिए गए होंगे, है ना। इसी तरीके के यहाँ पे इनिशिएटिव रहने वाला है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देखिए इस तरीके की बुकलेट आपके साथ शेयर होगी, है ना। ये जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होंगे, जैसे ही जो सब्जेक्ट चल रहा होगा वो बुकलेट आपको मिल जाएगी, है ना। अब देखो इस बुक में क्या होगा, इस बुक में यहाँ पे पहले ही थीम्स आइडेंटिफाई हमने करके रखी हैं, आपको बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस साल क्या पूछे जा सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ बायलैटरल रिलेशन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, तो इससे रिलेटेड इस साल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने यहाँ पे डिजाइन करे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रिंटेड मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेस में आप उधर टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखोगे। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया जाए बिकॉज आपको आंसर राइटिंग उस टाइम नहीं आती होगी। विद टाइम आपका जो टाइम है उसको बिल्कुल हम टाइम बाउंड मैनर में कराएंगे, जितना आपको पेपर में समय मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। चलिए अब देखो इस तरीके से ये पूरी फाइल है, अलग अलग थीम्स हैं, है ना। तो ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी जो भी कोर्स में एनरोल होगा बच्चा। तो देखो आपको इस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आंसर राइटिंग ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप कर सकते हो वो करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना है ना। तो मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अगर मेंस में आपने मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला दिए ना तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे और आपकी आंसर राइटिंग इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है पीयूष एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो जैसे कि आप जानते हैं हम इस वीडियो में अतुल्य सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अतुल्य सीरीज के बारे में जो आपका कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है फॉर योर HS 2025 मेंस एग्जामिनेशन। तो अब पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है आपका, जो कि 2 पेपर्स में है आपका सिलेबस। बेसिकली एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ है और उससे पहले जो पेपर 1 है आपका उसमें भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हैं। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि आप कैसे जो है इस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं एंड अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया है थीम्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस दोनों के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके, और हाई पोटेंशियल एरियाज को भी कि जिसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी हमें लगता है कि इस साल HS के मेंस में होनी चाहिए। चलिए तो फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द सिलेबस पार्ट। तो देखिए अगर हम एक बार सिलेबस का ओवरव्यू और थोड़ी एनालिसिस पार्ट को देखें यहाँ पे HS के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो इस सिलेबस का ओवरव्यू हमें देखने को मिलता है 2 पेपर्स के अंदर अंदर। तो एक तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, रिफॉर्म्स, फिर कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, इनके टूल्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टू एक्सट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का रोल है, जैसे RTI है, लोकपाल है, CAG है, विजिलेंस कमीशन है, राइट। देन यू हैव पब्लिक पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे HPAS पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर एक बार हम डेटा के साथ डेटा की एनालिसिस करके अगर देखते हैं हम पिछले 5 साल के अगर पेपर्स आप देखो उठाकर मेंस के, तो 30 to 35% क्वेश्चन जो हैं वो गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कंसेप्ट गवर्नेंस के दोनों पेपर्स में आपके पास हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ वाला जो पोर्शन है और उससे पहले पेपर 1 में जो पोर्शन है ना, तो उसमें से इतने क्वेश्चन जो हैं वो मेंस में हमें देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पास्ट 5 years ऑफ HPAS मेंस एग्जामिनेशन। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि इस पेपर का जो वेटेज है दैट इज गुड इनफ, है ना, कि सिर्फ जो है पॉलिटी के भरोसे आप अगर सोचोगे GS2 आपका हो जाएगा या सीरियल नंबर में अगर हम देखते हैं तो GS5 आपका हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस कि सिर्फ पॉलिटी के भरोसे गवर्नेंस जो है वो पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब देखो दूसरी बात ये है कि कैसे मार्क्स को हम मैक्सिमाइज करेंगे और गवर्नेंस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो देखो मेजरली जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वाले कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेट स्पेसिफिक गवर्नेंस जो अच्छे खासे रेलेवेंस रखती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। प्लस ई गवर्नेंस डिजिटल वाला जो साइड है पूरा, दैट इज वेरी मच देयर इन न्यूज, कुछ ना कुछ न्यूज में चला रहता है, इमर्जिंग है, डायनेमिक टॉपिक है। देन रिफॉर्म्स वेरी वाइटल फॉर सिविल सर्विसेज उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ही एग्जाम दे रहे हो। तो देखो इस बात को समझो कि इस पेपर ये आपका
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ये क्या बनाएगा पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाएगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही है आपका, तो ये उस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। देन एथिक्स अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीजिंग फोकस इन गवर्नेंस, कि हमें देखने को मिलता है कि जैसे पूजा खेड़कर केस हुआ कि है ना, लोग जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सिस्टम्स को ही, प्रोसेसेस को ही। सो प्रिपरेशन टिप्स के लिए हम जो एग्जीक्यूशन में भी यूज करने वाले हैं अतुल्या बैच के अंदर, ठीक है, कि हम इनकॉर्पोरेट करेंगे कई सारी डायनेमिक चीज़ों को, रिपोर्ट्स को। ऑफ कोर्स स्टैटिक वाला पार्ट तो जो है वो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। सो सर्वे है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का डेटा, मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट से चीज़ें उठानी, वो सारा कुछ। देन लेटेस्ट रिपोर्ट्स, कमीशन फाइंडिंग्स, प्रैक्टिस केस स्टडीज, ये सारे एक्ट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हिमाचल की जो स्टेट रिपोर्ट्स हैं या सरकारी वेबसाइट्स हैं, मंत्रालयों की वेबसाइट्स हैं, उससे भी हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसमें हमने कैसे थीमेटिक एनालिसिस इसका जो है वो किया है। तो देखिए अलग अलग थीम्स में इसको डिवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला थीम आपके सामने दिख रहा है, कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज और गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे इन और आपके सिलेबस जो कमीशन ने मेंशन किया है दोनों पेपर्स में, जीएस पेपर आपका जो अगर सीरियल नंबर के हिसाब से जाए तो 4 और 5 के अंदर, तो ये उसमें से टॉपिक्स के बेसिस पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे थीम्स निकल के आते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि चलो सिलेबस के साथ हमने ये तो मैप करके देख लिया, वी हैव मैप्ड द सिलेबस एंड द पीवाईक्यूज, कि हमने ये तो करके एक्सरसाइज देख ली कि यार ये तो थीम्स हैं, ये सब थीम्स हैं जिससे सवाल पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। बट इसके अलावा एक बात जो और है वो ये है कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे सवाल अभी भी बन सकता है, देयर इज स्टिल हाई पोटेंशियल वेयर देयर कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। तो वो हमने सब थीम्स और उसके साथ साथ आगे इसी के बेसिस पे जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इसके अंदर आपके साथ जो है प्रैक्टिस करने हैं कि क्या फर्दर एक्सपेक्टेड हो सकता है इसके साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा गवर्नेंस वाला पार्ट, राइट। चलो फटाफट एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस द फंडामेंटल फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स दैट अंडरपिन द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक सर्विस। How do these principles shape the expectations and responsibilities of public servants in a democratic society? 8 मार्कर क्वेश्चन है आपका, 150 वर्ड का, एंड आपको इसको आंसर करना है। तो जुड़िए हमारे साथ अतुल्या बैच में। एंड ये तो जैसे मैं पहले इकोनॉमी वाले सेशन में भी आपसे बात करूंगा या कर चुका हूँ इसमें इकोनॉमी वाले सेशन में, कि देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि कुछ तो आंसर्स हम वहीं पे करेंगे, कुछ तो आंसर्स जो हैं वो मैं डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस ही करूंगा, बाकी साथ साथ जो है हम इसके साथ लाइव आंसर राइटिंग एक्सरसाइज जो है वो भी करेंगे। लाइव आंसर राइटिंग में क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, उसको हम क्लास में ही बैच में ही ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसी वक्त जो है उसको लिखने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए वी विल ब्रेनस्टॉर्म एंड वी विल ट्राई एंड राइट दैट आंसर, ताकि जो है जेन्युइन सेंस में, रियल सेंस में जो है वो कंटेंट एनरिचमेंट हो, आपका वैल्यू एडिशन हो आपके मेंस प्रिपरेशन में, एंड आप मार्क्स भी अपने इंक्रीज कर पाओ, ठीक है। सो आई होप दिस इज प्रीटी मच अंडरस्टूड, है ना। हमने छोटी सी जो यहाँ पे इस डिस्कशन में, इस सेशन में चीज़ें डिस्कस की हैं, ये आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, सो विद दैट आई विल टेक योर लीव। मैं आपको और टाइम जो है इसमें नहीं लूंगा, आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो है एक बार इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन जो है वो देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिमाचल, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट ने एचपीएस मेंस 2025 के लिए एक इनिशिएटिव लिया है जिसको नाम दिया है अतुल्य प्रोग्राम। अतुल्य प्रोग्राम एक कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है, यानी कि ये मेंस के लिए है, ठीक है। जो एस्पिरेंट्स 2025 में मेंस लिख रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल है, क्योंकि उनको एक पूरा पता है कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से इसको कवर करना है, तो उनके लिए है, क्योंकि इसको हम पूरे सिलेबस को समराइज करके गाइडेड वे में एक अच्छी रणनीति, एक सही स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अतुल्य प्रोग्राम की। इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, इसी के साथ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि 3 घंटे का समय आपके पास होता है, 3 आवर्स होते हैं, राइट। उसी में आपको टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है ये चीज़? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे।
इस प्रोग्राम के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एचएस का जो पूरा सिलेबस है समराइज करके हमने उसको थीम्स में आइडेंटिफाई किया है, उसी के साथ पीवाईक्यूज को लिस्टेड किया है, जिस जिस थीम से सवाल पूछे गए हैं। इसी के साथ एक और चीज की है, वो है एक्सपेक्टेड थीम्स, यानी कि 2025 में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, हमने उन टॉपिक्स को, उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है पूरा स्ट्रक्चर्ड किया गया है और आपको एक अच्छी रणनीति देने में ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में बात करूंगी। मोटे तौर पर देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है और पर्यावरण का सिलेबस, यहां पर मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो देखिए आप, यानी कि बात यहां पर हो रही है एनवायरनमेंट की। आपको ये पता है कि जब भी हम जीएस की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे, इसी के साथ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनवायरनमेंट की, तो ये हमारा कहां पर आता है, ये आता है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। और जब जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो आपको ये भी पता है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक यूनिट वाइज है। सो फर्स्ट यूनिट जो हमारी होती है उसमें आता है आपका इकोनॉमी, राइट। सेकंड यूनिट में आपका आता है स्पेस, एंड इसी के साथ जो हमारा थर्ड यूनिट है यहाँ पर, उसमें क्या आता है, एनवायरनमेंट। तो हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में मोटे तौर पर। यहाँ पर ये एक है कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है, ये पता होना बहुत जरूरी है, कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में आ रहा है, राइट, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर इसी के साथ हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है वो यहाँ पर है issues, concern, policies, programs, convention, treaties, mission aimed environment protections, dealing with the problems of climate change। ये हमारा सिलेबस है। इसी के साथ स्टेट्स ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट रिपोर्ट्स किसके बारे में, स्टेट की। अब हम हिमाचल का एग्जाम दे रहे हैं, एचएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पर किसके स्पेसिफिक ये देखना है, एचपी के बारे में। इसी के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, सवाल यहां से पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है ये हमारे सिलेबस की। इसी के साथ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट सवाल आए, यहां से डायरेक्ट सवाल आए हैं, राइट। अभी जब हम ये प्रोग्राम आपका चलेगा, जब आप क्लासेस करोगे तब आप देखोगे कि किस तरीके से डायरेक्ट सवाल यहां से पूछे गए हैं। इसी के बाद आप देखते हैं नेक्स्ट आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हिमालयन इकोलॉजी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी हिमालयन इकोलॉजी के बारे में देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, साइंस एंड इकोनॉमिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ आप देखें सोशल एथिकल इशू इन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये यहां से सवाल आप देखो 2022, 24, यहां पर भी ये सवाल यहां से पूछे गए हैं। इसी के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर हो गया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। सो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर थीम्स में डिवाइड किया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। देखो किस तरीके से इस सिलेबस को हमने थीम, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड थीम्स, जैसे ये थीम है, मान लीजिए ये जो थीम अभी हमने देखी, सोशल एंड एथिकल इशू इन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सोशल और एथिकल यूज, ये क्या है, एक थीम है। ये एक थीम आइडेंटिफाई हमने जो अभी यहाँ पर देखे अपने सिलेबस को, उसमें से हमारी एक थीम है। अब यहाँ पर ये पीवाईक्यू है, बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल रिलेटेड टू इट, इश्यूज रिलेटेड टू इट, explains the various social and ethical issue associated with the use of biotechnology, right। अब यहां पर ये हमारा पीवाईक्यू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड थीम क्या हो सकती है, सवाल इससे क्या पूछा जा सकता है। मान लो ये तो पूछ लिया तो बिल्कुल जस्ट रिपीटेड मोड में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, थीम से सवाल आ सकता है, वो सवाल एकदम से ऐसे नहीं आ सकता। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल जो सवाल इस पोर्शन से पूछा जाएगा, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इस तरीके से ये एक हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड थीम जो है वो आइडेंटिफाई की है। तो जितने भी थीम्स अभी मैंने सिलेबस में आपको बताया कि सिलेबस को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है,
वहां से थीम देखी PYQ और आगे क्या क्या आ सकता है वो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड थीम के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। तो ये इस तरीके से इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहेगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, अगर हमको इस सवाल को डिस्कस करना है, ये मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको अपना जो क्वेश्चन होता है उसको टैकल कैसे करना है। पहले तो हमें सवाल पढ़ना आना चाहिए, हमको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, हमको उसके डायरेक्टिव्स क्या होता है कि सवाल को आपको किस अप्रोच से डील करना है, किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, ये पता होना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द की सोशल एंड एथिकल इश्यूज, identify the key social and ethical issues associated with the use of biotechnology। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का सवाल है। हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि जो हमारे क्वेश्चन है, मान लो 8 का है या 12 का है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रोच करना है, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले तो आइडेंटिफाई द की सोशल एंड एथिकल इश्यू एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको टैकल कैसे करना है। पहले तो सबसे पहली चीज, जब आप आंसर लिख रहे हैं, अब देखो एक चीज है, इवन जब आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं, घर पे बैठ के आपने आंसर राइटिंग की होगी, या जो अतुल्य प्रोग्राम है ये तो आपको गाइडेंस देगा ही, राइट। तो हमको 3 चीज पता होना चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, इसके कीवर्ड्स क्या है वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप देखते हैं कीवर्ड्स, सो यहां पर कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर ये पूछा जा रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ कीवर्ड्स की हम बात करें तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी के साथ आपको यहां पर क्या देखना है, हम ये देखेंगे इसको टैकल, यानी कि डायरेक्टिव्स इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से हमें यहां पर क्वेश्चन जो है वो अपना टैकल करना है, ये भी हम यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहां पर क्वेश्चन देखा, आंसर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रो लिखेंगे, राइट, जिसको आप परिचय बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कीवर्ड अगर आपके समझ में आ गया, राइट, तो उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, तो जब आप इंट्रो लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको डिफाइन करना है, किसके बारे में डिफाइन करना है, डिफाइन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, राइट, डिफाइन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। इसी के साथ आपको एक, अब मान लो ये आपने एक लाइन में डिफाइन कर दिया, 1.5 लाइन में डिफाइन कर दिया, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है आपको। एक क्वेश्चन लिखने के लिए उसी में आपको सवाल पढ़ना है, प्रोसेस भी करना है, सोचना भी है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, डायरेक्टिव्स देखना है, उसको किस अप्रोच से डील करना है ये भी देखना है, और लिखना भी है। सो आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है, राइट। यहां पर आप देखें, पहले जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कीवर्ड पता है बायोटेक्नोलॉजी, हमको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिफाइन कर देना है कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी। इसी के साथ आप एक चीज और लिख सकते हैं, सेकंड, मान लो 1 लाइन 1.5 लाइन ये हो गई। इसी के साथ आप क्या लिख सकते हैं, लाइक मेंशन इट्स बेनिफिट्स, किसके, बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स लिख सकते हैं। कितने, 1 लिख दो, 2 लिख दो बस। इसी के साथ आप एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, एरियाज, यानी कि आप एक चीज और लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लिखें, आप कोई 2 एरिया लिख सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा 3 से 4 लाइन का, ठीक है, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसी के साथ अब आता है हमको आगे क्या करना है। तो आगे जो अपना आंसर लिखना होता है वो हमको क्वेश्चन के, यानी जब आप आंसर फ्रेम कर रहे हो तो इसका आपको क्या लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है। अब जब आप बॉडी पार्ट लिखेंगे तो बॉडी पार्ट में इसके में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब आप बॉडी पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पर तो क्या लिखेंगे बॉडी पार्ट में। सो सबसे पहले आपने देखा यहाँ इंट्रो, इंट्रो में क्या देखा आपने, डिफाइन करना है, किसके बारे में डिफाइन करना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिफाइन करना है यहाँ पर। इसी के साथ आपको यहाँ पर क्या लिखना है, बेनिफिट्स लिख देने हैं इसके, राइट, बेनिफिट्स जब आप यहाँ पर लिख देंगे इसके, इसी के साथ आप इसका एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, मुश्किल से ये 3 लाइन में 4 लाइन में आपका पूरा हो जाना चाहिए, क्लियर है, 3 से 4 लाइन में पूरा हो जाना चाहिए आपका। और सेकंड पार्ट जो आपका है क्या, बॉडी पार्ट क्वेश्चन का,
जो बॉडी पार्ट क्वेश्चन का आएगा वहां पर आप लिखेंगे, जैसे अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है कि सोशल एंड एथिकल इश्यूज, तो आपको ये पता है कि मुख्य सामाजिक और नैतिक मुद्दे के बारे में पूछ रहा है जो आपके एसोसिएटेड हैं किससे, बायोटेक्नोलॉजी से। ऑलराइट, सो आप यहां पर फर्स्ट हेडिंग इसमें क्या आएगी कि सोशल इश्यूज। अब यहां पर जब आप की सोशल इश्यूज लिख रहे हैं तो कोई भी 2 और 3 यानी कि 2 या 3 सोशल इश्यूज आप लिख सकते हैं और इनको लगभग एक या 1 से 1.5 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर 3 लिखे हैं तो उनको, राइट। इसी तरीके से सेकंड हेडिंग, तो यहां पर आपकी ये बन जाएंगी, फर्स्ट हेडिंग होगी सेकंड, इसमें अब जो मेजर सेकंड हेडिंग आएगी वो क्या आएगी कि एथिकल इश्यूज। अब जो ये एथिकल इश्यूज आएंगे, अगेन यहां पर 2 से 3 एथिकल इश्यूज आप लिख सकते हैं, उसको भी आप डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर सकते हैं ईच इनटू 2 और 3 लाइंस, ठीक है। यानी कि जो भी पॉइंट्स वहां पर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 की एथिकल इश्यूज लिखे तो ईच इश्यूज यू कैन एक्सप्लेन इन 2 और 3 लाइन, तो ये आपके पास एक क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट जो आता है यहां पर, इसके नेक्स्ट जो आएगा यहां पर वो आएगा, आप देखेंगे कंक्लूजन, राइट। इसके बाद आपका आता है कंक्लूजन। अब इसमें आपको क्या लिखना है, आपने जो इंट्रो दिया, आपने जो बॉडी पार्ट में लिखा और उसके बाद कंक्लूजन में आपको ना तो एक्सट्रीम पॉजिटिव होना होता है ना ही एक्सट्रीम नेगेटिव होना होता है, बिल्कुल मिडिल पाथ लेना होता है। जो भी आपने अपने क्वेश्चन में लिखा है उसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समराइज करना होता है। अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से आपको 3 या 3.5 लाइनें लिखनी होती हैं। अगर 12 का क्वेश्चन है तो आप 4 to 5 लाइन वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन केवल 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, काफी लेंथी पेपर होता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है वहां पर, उसी में क्वेश्चन पढ़ना भी है, प्रोसेस भी करना है, आंसर को फ्रेम भी करना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप मेजरली देखें तो 3 चीज आपके पास हो जाती हैं किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए। फर्स्ट क्या है, इंट्रो हो गया, इसके बाद सेकंड क्या आंसर हो गया, सेकंड आपका हो जाता है बॉडी पार्ट, एंड थर्ड आपका क्या यहां पर हो गया, सो थर्ड जो हो गया वो हो गया आपका कंक्लूजन, राइट। कंक्लूजन ये थर्ड हो गया। डिटेल में आपको बता चुकी हूं कि किस तरीके से ये आपको करना है। अब हम यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसी के साथ, राइट। जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये जो सवाल हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से फ्रेम करना है, ये है इंट्रोडक्शन, लाइक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मैनिपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ये इंट्रोडक्शन है कि सोशल इश्यूज आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें 3 मुद्दे इसमें आपने देखे, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न, एक्सेस द इक्विटी हो गया, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गया, राइट। इसी तरीके से की एथिकल इश्यूज यहाँ पर हैं, फिर ये आपका कंक्लूजन आ गया, एंड की पॉइंट्स यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन से की पॉइंट्स थे जिन पे हमने अभी यहाँ पे ये जो आंसर है ये लिखा है, राइट। अब देखो ये पूरे क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरी इंडेक्स से आप कैसे समझ सकते हो पूरा क्वेश्चन, कंपोनेंट्स हैं डिटेल, कीवर्ड्स क्या क्या थे, बायोटेक्नोलॉजी था, सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, जीएमओ, बायोपायरेसी, यानी उसके अंतर्गत हमने जब आप डिटेल में लिखोगे कि सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, तो वहां पर ये सारे मुद्दे आएंगे। एंड टैकल कैसे करना है, सो इंट्रो देना है, एंड उसके बाद बॉडी पार्ट्स, देन कंक्लूजन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और एक चीज और, हम जब आंसर लिख रहे होते हैं तो उसको स्कोरिंग बनाने के लिए हमको जो करंट डेवलपमेंट्स, करंट अफेयर चल रहा होता है, उसमें कोई रिपोर्ट्स आई है, कोई डेटा आया है, तो उस पर भी अच्छे तरीके से नजर रखनी होती है ताकि हम एग्जाम्पल वहां पर दे सकें, ठीक है। सो ये आपका अतुल्य प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच एवरीवन।